स्टार्ट करें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर विद्युत धारा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन होंगे किस बेस पे होंगे, नीट के बेस पे। जितने भी क्वेश्चन होंगे ए टू जेड, या आने वाले टाइम में जो भी बच्चे क्या दे रहे हैं, यही देने वाले, तो क्या होगा, आने वाले टाइम का मीन्स कभी भी दे, ऐसा नहीं है कि इस बार का जेई है अगले बार का जेई मेंस का एग्जाम अलग होगा उससे। कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, क्वेश्चन लमसम वही आते हैं, इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, वो चेंज नहीं होते, उसी के इर्द गिर्द पूछता है। चाहे जेई का एग्जाम आज होने वाला है, 1 साल बाद होने वाला है, 6 मंथ बाद कभी भी होने वाला है, नीट का एग्जाम इस साल होने वाला है, कभी भी होने वाला है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलते, इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट आज भी वही रहेंगे और 5 साल बाद भी रहेंगे, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, 10 साल बाद भी कॉन्सेप्ट वही रहेंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि 10 साल पहले जो इंपोर्टेंट थे आज भी वही क्वेश्चन इंपोर्टेंट है उसी टाइप के। तो सिंपल सी बात है, कभी भी पढ़ लो, चेंज कुछ नहीं होता, इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन रहते। तो मैं बताऊंगा हर कॉन्सेप्ट को, जहां से मोस्टली है, जहां से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां से मैं बताने वाला हूँ, राइट। अब देखो क्या होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे पढ़ा हुआ है कि 2024 तो 2024 के लिए, लेकिन मेनली टारगेट तो 2024 के ही है, लेकिन ऑल लाइफ कभी भी। यहाँ पे देखो विद्युत धारा, तो विद्युत धारा से स्टार्ट करेंगे हम, सीधी बात है, चैप्टर विद्युत धारा ही है। आपको पता है यहां पे हमारा कोई भी चालक होता है और चालक पे दोनों सिरे पे प्लस एंड माइनस होता है, तो आपको पता है प्लस माइनस की वजह से इस पे विभवांतर हो जाता है। ये सब बेसिक आपको पता है, सीधी बात है। अगर इन बेसिकों को समझने में कोई दिक्कत आती है, 12th में मैंने सबकी ए टू जेड वीडियो डाल रखी है, आप देख सकते हैं वहां पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऐसे तो नहीं, क्यों, क्योंकि कोई बच्चा नीट की अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो मेरा मानना ये है कि उसके सिंपल सिंपल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे, उसे बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर दिक्कत आती है तो देख सकते हैं, क्योंकि मैंने 12th बेस की सभी वीडियो डाली हुई। यहाँ पे देखो क्या है, हमारे कोई भी क्या है, एक चालक है, एक सिरे पर पॉजिटिव आपको पता है होता है, एक निगेटिव होता है, तो उसके बीच विभवांतर हो जाता है। अब देखो क्या होगा, आपको पता है यहां से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन मूव होने स्टार्ट होंगे माइनस से प्लस की ओर, क्लियर है। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्या लेके जाते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या लेके जाते हैं, आवेश लेके जाते हैं, तो इसका मीन्स ऋणात्मक आवेश। और कैसा आवेश लेके जाते हैं, ऋणात्मक। तो इसका मीन्स ये हुआ ऋणात्मक आवेश क्या होगा, माइनस से प्लस की ओर प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएगा। और धारा आपको पता उल्टी चलती है, धारा प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। अब हमें पता हुआ, ये तो बात समझ में आ रही है ना, माइनस आवेश क्या होगा, माइनस आवेश किस साइड जाएगा, प्लस की साइड, तो प्लस आवेश किस साइड जाएगा, माइनस की साइड। क्योंकि आपको पता है माइनस आवेश इस साइड आता रहेगा तो प्लस चार्ज इधर बढ़ता रहेगा, माइनस चार्ज। समझने की कोशिश करना, ये टॉपिक भी कभी आप यही सोचा करो कि माइनस ही जाता है प्लस की ओर। खुद सोचो, जब इससे माइनस कम होता रहेगा तो इसमें प्लस भी तो आता रहेगा, तो इस पे क्या होगा, ये इधर जाते रहेंगे इलेक्ट्रॉन, तो इस पे क्या होगा, इस साइड में माइनस बढ़ता रहेगा, तो इस साइड में क्या बढ़ता रहेगा, प्लस बढ़ता रहेगा। तो सीधी सी बात है, अगर ध्यान से लॉजिकली सोचो तो माइनस चार्ज का फ्लो इस साइड से इस साइड होता है, तो प्लस चार्ज का फ्लो इस साइड से इस साइड होता है, क्लियर है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमें पता चला कि यहाँ पे एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको पता है एक आवेश, एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं लेके जाएगा आवेश, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे। अब हमें नंबर तो नहीं पता, तो हमने मान लिया कि एन इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन कितना आवेश लेके गए, क्यों आवेश लेके गए, क्यों आवेश लेके गए। जब लेके गए होंगे तो सीधी बात है समय भी लगा होगा, और हमने माना कि समय टी लगा है उसमें, कितना समय लगा है, टी समय लगा है। अब हमें धारा निकालनी है, तो क्या होता है, इसके अनुपात को ही धारा बोलते हैं। अगर हमने क्या किया, हमने क्यू को अपॉन टी कर दिया, तो यही क्या होता है, धारा होता है। आपको पता है, ये आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट पता है। आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है, प्रवाहित होने वाला आवेश, और टी क्या है, जिस समय में क्यू आवेश प्रवाहित हुआ है, पहला। अब दूसरा क्या है, आपको पता है अगर आवेश की क्वांटिटी निकालनी है आपको, तो क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई। तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले में ये पुट कर सकते हैं, तो धारा का न्यू फॉर्मूला आ जाता है एन ई अपॉन टी। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं नीचे। देखो इतने सिंपल कॉन्सेप्ट से तो वो क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, सीधी सी बात है, तो यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं बनने वाला। अब क्या होगा, क्वेश्चन किस टाइप से वो पूछता है, देखो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, एक माना एक इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लेता है वो, कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक वृत्त है और जिसकी आपको पता है एक सेंटर भी होगा, एक रेडियस भी होगी, रेडियस आर है, आर है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है,
ठीक है ना। अब यहाँ पे ये चक्कर लगा रहा है। अब इसमें अगर इसने ये दे दिया कि ये कितने लगाता है, एन चक्कर लगाता है, कितने चक्कर लगाता है, इस कॉन्सेप्ट देखो, पहला कॉन्सेप्ट तो सीधी बात आपको समझ आ गया। और दूसरा कॉन्सेप्ट समझेंगे जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे तो नॉर्मली क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, देख के भी पता चल जाए आपको, ऐसा पूछ लेगा क्या। अब यहाँ पे देखो, अगर पूछ भी लेगा इतना सिंपल तो सभी कर देंगे। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, अब चक्रों की संख्या कितनी है, चक्रों की संख्या आपको पता है, चक्रों की संख्या, इसने एन चक्कर लगाए, राइट, एन चक्कर लगाए। अब यहाँ पे हमें धारा निकालनी है, क्या निकालनी है, धारा निकालनी है। तो धारा में क्या होगा, देखो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, एन चक्कर लगाए और कितने, मान लिया कि टी समय में लगाए, कितने समय में, टी समय में लगाए। तो मालूम है यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मूले में ओनली ये हो जाएगा, बिल्कुल सेम ही रहेगा फॉर्मूला, क्या रहेगा फॉर्मूला, बिल्कुल सेम ही रहेगा। बस क्या चेंज है, देखो यहाँ पे एन किस चीज को शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, और यहाँ पे एन किस चीज को शो कर रहा है, चक्करों की संख्या को, बस इतना चेंज है। ये समझ आ गया। इससे दूसरा देखो, ये इलेक्ट्रॉन किसी वेग से तो गति करता होगा, गति करता होगा ना। अब आपको पता है टाइम और आवृत्ति, एक चीज क्या देखी आपने, टाइम एंड आवृत्ति। अब देखो तीसरा कॉन्सेप्ट जो पूछ सकता है वो क्वेश्चन को, वो ऐसे पूछ सकता है कि माना हमने, थर्ड कॉन्सेप्ट यहां पे देखिए, अब यहां पे क्या है, अगर हम आवृत्ति का मीन्स जानते हो आप, आवृत्ति का मीन्स, आवृत्ति का मीन्स होता है एक सेकंड में चक्रों की संख्या। तो क्या बोला उसने, देखो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को भी समझना, यहाँ पे आवृत्ति कितनी बोली उसने, आवृत्ति, आवृत्ति उसने क्या बोली, एन। अरे आपको पता है चक्रों, एन भी क्या है, आवृत्ति, चक्रों की संख्या ही तो होगी। आवृत्ति कुछ भी बोल दिया उसने, मान लिया कि जैसे आवृत्ति एन, उसने बोला कि इसकी आवृत्ति 100 है, अब तो समझ आ गया, आवृत्ति उसकी है। अब आपको पता आवृत्ति क्या होती है, एक सेकंड में चक्रों की संख्या, क्या होती है, चक्रों की संख्या। तो अरे बात समझ आ रही है ना। तो ये क्या हुई, मेनली अगर देखो तो ये चक्रों की संख्या तो हुई, तो हम क्या इसे आवृत्ति क्या लिख सकते हैं, अपने माइंड से सोचो, आवृत्ति क्या है, यहां पे आवृत्ति एक सेकंड में इसके द्वारा जो चक्कर लगाए गए हैं वो है। तो यहाँ पे एन क्या हुए, चक्करों की संख्या, ठीक है। और लेकिन क्या बोला उसने, एक सेकंड में, तो टी यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये मेन चीज समझने वाली, आवृत्ति तो किसकी जगह आप पुट कर देंगे, एन की जगह, और टी की जगह क्या पुट कर देंगे, 1। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा फाइनली आई इज इक्वल टू एन ई। बात क्लियर है ना, समझ आ गया। ध्यान रखना ये मीन सबके अलग अलग है। देखो यहां पे तो एन क्या है, चक्करों की संख्या, यहां पे क्या है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे क्या है, चक्करों की संख्या, यहां पे क्या है, आवृत्ति। कोई डाउट, कोई दिक्कत, ठीक है। क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे, ध्यान रखना, उससे नहीं पूछे जाएंगे, ये कोई कौन क्वेश्चन पूछेगा आपसे, इतना ही। अब देखो एक चीज और आती है यहाँ पे, कि अगर इसको कन्वर्ट करें, ठीक है, वैसे आप इसी से निकालने की कोशिश नहीं करना, बल्कि निकालना इसी से। अब यहाँ पे क्या होता है, एक चीज आपने और देखी होगी कि आवृत्ति आवर्तकाल का उल्टा होती है। क्या होती है, आवर्तकाल का उल्टा होती है। तो आवर्तकाल के टर्म्स में बताता हूँ, आवर्तकाल के टर्म्स में अगर पूछा तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को आप। आवर्तकाल के टर्म्स में पूछा, माना उसने क्या किया, उसने बोला कि यहाँ पे चक्कर है, जैसे वेलोसिटी दे दी उसने, वेलोसिटी दे दी या आवर्तकाल दे दिया, तो उस टर्म्स में आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या, जैसे कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, आर है, सी बात है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी इसकी भी है, कोई दिक्कत, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा है, पहले भी यही कर रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पे देखो, अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हमें निकालना है क्या, हमें निकालनी धारा, आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है, क्यू अपॉन टी होता है। लेकिन यहाँ पे जो टी आएगा, इस टी की जगह आवर्तकाल आ जाएगा। कौन सा टी आ जाएगा, आवर्तकाल। बात समझ आ रही है, यहां पे क्योंकि आवर्तकाल के टर्म्स में भी तो पूछ सकता है, तो स्मॉल टी काय में कन्वर्ट हो जाएगा, कैपिटल टी, मतलब आवर्तकाल। अगर आवर्तकाल की फॉर्म में पूछेगा तो सीधी बात है, आवर्तकाल। तो आप क्या पुट कर देंगे टाइम की जगह, आवर्तकाल। तो आपका फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, क्यू अपॉन टी। कोई दिक्कत, अरे क्यू अपॉन टी बनेगा ना, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो क्या होगा, यहां पे टी आपको पता है, अगर टी नहीं दे रखा उसने तो आपको पता है टी क्या होता है, 2 पाई आर अपॉन वी।
नहीं समझ आया? क्योंकि टाइम कैसे निकालते हैं, देखो इसे निकालते किस फॉर्मूले से, ऐसे ही तो निकालते हैं, यहां पे निकालते हैं दूरी बटे वेग। ये उल्टा हो गया तो दिक्कत तो नहीं आ रही, ऐसा होता है ना अपना, चाल बराबर दूरी बटे समय, सी सी बात है। तो आप क्या निकाल लेते, समय निकाल लेते थे ना, तो समय यहाँ पे चला गया, चाल नीचे आ गई, या बेग नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, चाल लिख दो बेग लिख दो, बात एक ही है। लेकिन वैसे अगर देखें तो वेग अलग होता है, चाल अलग होती है, तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, मैं वेग ही लिख देता हूँ, राइट, क्योंकि चाल वेग एक अलग चीज है, क्योंकि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, वेग हो गया, तो आपको पता है इसे नीचे लेके इसे ऊपर लेके, तो ये फॉर्मूला बन गया ना, ये हो गया। तो आपको पता है दूरी कितनी चल रहा है ये चक्कर में, देखो यहां से लेके यहां तक भी तो चल रहा है एक चक्कर में, तो इसको क्या बोलते हैं, तुम्हें पता है वृत्त की परिधि है इसकी, सिंपल भाषा में समझ लो, ये जो दूरी होती है वो होती है 2πr। तो दूरी कितनी आ गई हमारे पास, 2πr। वेलोसिटी आपको पता है वेग कितना भी है, तो आप इस फॉर्मूले में क्या पुट कर सकते हैं, सीधी बात है, तो यही रहेगा, यहाँ पे क्या पुट कर देंगे आप, 2πr अपॉन v। अब आपको पता है 1 इसके पास मानोगे तो v कहां पे जाएगा, क्यू के, और ये होगा, तो i इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू वी अपॉन 2πr। अब आपने ये तो पूछा ही नहीं, ये तो नहीं पूछा आपने कि ये क्यू क्या रखेंगे यहां पे क्यू जो रखेंगे आप, यहां पे क्यू रखेंगे ई। ई का मीन्स है जो भी चार्ज यहां पे मूव हो रहा है, बात समझ आ रही है, यहां पे ई क्या रखोगे, यहां पे क्यू क्या है, चक्कर लगाने वाले कण का आवेश, लिख देता हूं कभी कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश लेंगे, लेकिन कोई भी चक्कर लगाएगा तो क्या लिख दें, चक्कर का आवेश। और कौन से कण का आवेश, चक्कर लगाने वाले, ठीक है, कौन से, जो चक्कर लगा रहा है, ध्यान रखना यहाँ पे वृत्त की परिधि पे जो भी चक्कर लगाएगा उसका आवेश यहाँ पे आप ले लेंगे। तो देखो क्या है, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गए, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहां से पूछा जाएगा, तीनों कॉन्सेप्ट है, इससे हटके क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा, अगर धारा से क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप का आएगा। ठीक है, अब देखो इन्हीं से मैं क्वेश्चन भी कराता हूं हैंड टू हैंड, तो आपको दिक्कत ही नहीं है। यहां पे देखो उसने क्या बोला, यहां पे देखो, अब मैं एक चीज क्लियरिटी से करूंगा, जब मैं कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा साथ में उसके क्वेश्चन भी बताऊंगा, एकदम क्लियरिटी आ जाएगी। यहाँ पे देखो क्या होगा, सोचने वाली बात है, कैसे देगा वो, उसने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कितने चक्कर लगा रहा है, अब देखो इसका एग्जाम्पल भी कराऊंगा हैंड टू हैंड, जो आपको दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन 100 चक्कर लगा रहा है, क्या लगा रहा है, 100 चक्कर लगा रहा है। उसने बोला यहाँ पे जो इसकी वृत्त की रेडियस है, जिस वृत्त पे वो चक्कर लगा रहा है उसकी रेडियस उसने बोला कि 2 मीटर है, कितनी मीटर है, 2 मीटर है। चक्करों की संख्या आ गई, ये आ गई, उसने क्या बोला, देखो उसने एन दे दिया, कितने चक्कर लगा रहा है वो, 100, कितने रेडियस कितनी है इसकी, 2 मीटर। उसने बोला कि 100 चक्कर लगाता है 2 सेकंड में, कितने सेकंड में लगाता है, 2 सेकंड में लगाता है, तो सीधी बात है आप यहाँ पे पुट कर देंगे ना चक्करों की संख्या, अब तो कर लेंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखो उसने क्या बोला, ये लगाता है, इतने चक्कर है, तो यहाँ पे किस किस की जरूरत पड़ रही है आपको पता है, इलेक्ट्रॉन लगाता है, इलेक्ट्रॉन लगाता है, तो यहाँ पे आर की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, देखो आप क्या करेंगे, फाइनली आई इज इक्वल टू, आपको पता है एन उसने दे रखे कितने 100, ठीक है, और ई एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, आपको पता है 1.6 इंटू 10 की पावर कितना होगा, -19, टाइम उसने बोला है, सीधी बात है कितना है, 2 सेकंड, ठीक है। 100 से आप डिवाइड कर देंगे इसको, 100 को 2 से, तो कितना आ जाएगा 50, और क्या करेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19, सीधी बात है, इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर उसने बोला कि इसकी आवृत्ति कितनी है, उसने बोला कि यहाँ पे कोई इसी सर्किट पे गति कर रहा है, कोई भी गति कर रहा है, और क्या है उसकी आवृत्ति कितनी है, 100 है, क्या है उसकी आवृत्ति 100 है, 100 है ना, तो सीधी सी बात है, जब उसने बोल दिया, देखो ये तो एग्जांपल भी मैंने बोल ही दिया था साथ में, 100 है, तो आपको पता है टी कितना हो गया, 1 हो गया, तो फाइनली फॉर्मूला तो अपने पास ये है, तो क्या करेंगे, एन ही लगाना है बस। अब एन क्या है, आवृत्ति, और ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या करेंगे आप, देखो उसने क्या बोला, उसने बोला कि चक्कर लगा रहा है, इसकी आवृत्ति 100 है, 100 है ना, उसने बोला 100 आवृत्ति है, तो आपको पता है 100 आवृत्ति वाला डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे, एन ई, आपको पता है एन कितनी होगी, 100 हो गई, और ई कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब फाइनली आप सॉल्व भी कर देंगे तो क्या होगा, इससे क्या होगा, एक पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो 160 हो जाएगा, 160 इंटू 10 की पावर -19। ये भी समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये समझ आ गया, राइट। अब ये वेलोसिटी के टर्म्स में पूछा उसने, किसमें पूछा,
क्योंकि थर्ड वाला वेलोसिटी के टर्म्स में है ना अपना। अब देखो क्या है वेलोसिटी की, इसका एग्जांपल समझ आ गया, उसका आ गया, इसका आ गया, अब इसका बचा हुआ है, देखो इसका लास्ट वाले का। अब उसने क्या बोला, देखो यहाँ पे ये है, उसने बोला कोई भी गणित, ध्यान रखना ऐसा नहीं है कि हर बार आपको क्या देगा 1 सेमी इसकी, हर बार इलेक्ट्रॉन नहीं दे, क्या मालूम प्रोटॉन दे दे, तो आपको तो जो भी दे, प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन दे, जो भी कण दे, यहाँ पे आपको चार्ज उसका रखना है एक ही जगह, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था तो मैंने ये रख दिया, प्रोटॉन होगा तो प्रोटॉन का चार्ज रखेंगे आप। अब देखो यहाँ पे 1 सेमी दे रखा है, उसने बोला कि इसकी वेलोसिटी कितने वेलोसिटी है, 2 × 10⁻², ठीक है, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड से क्या कर रहा है, ये गति कर रहा है। वेलोसिटी भी दे दी उसने, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन है तो आवेश तो आपको पता है, वेलोसिटी पता है, उसने बोला रेडियस, देखो सब चीज तो है उसमें। अब देखो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी कितनी हो गई 2 × 10⁻² मीटर प्रति सेकंड, कोई दिक्कत। यहाँ पे क्या देखो रेडियस कितनी है 1 सेमी, 1 सेमी को आप क्या कर लो 10⁻² मीटर में कन्वर्ट कर लो, ये हो गया। फिर क्या है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश क्यों कितना आ जाएगा, ई आ जाता है, और ये होता है 1.6 × 10⁻−19, कोई दिक्कत कोई डाउट, ठीक है ना। अब क्या है, आर भी है अपने पास, देखो मैंने यहाँ पे स्मॉल है कैपिटल की दिक्कत नहीं है, हमें पता है रेडियस को दिखाता है, तो क्यू है हमारे पास, बी है हमारे पास, ठीक है, आर है हमारे पास, क्या करोगे आप डायरेक्टली फॉर्मूले में लगा दोगे, ये हो गया आई, क्यू कितना अपने पास 1.6 × 10⁻−19, राइट। यहाँ पे क्या है, बी कितना है, बी है अपने पास कितना 2 × 10⁻², ये हो गया। और हमारे पास क्या है 2 पाई आर, 2 है ना, पाई की वैल्यू आप 1 कितना 3.14 लगा दो, ये 22/7 लगा दो, आपको जैसा बेनिफिशियल लगे, ये हो गया। और फिर उसके बाद क्या हमारे पास आर है, आर कितना है, आर है हमारे पास 1 × 10⁻², सी बात है, सोल्व तो आप कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने बोला मल्टीप्लाई में 1 है, 1 को हटा दो, मल्टीप्लाई में 1 है ना, तो 1 को हटा दो, 1 को तो यहीं पे हटा दिया करो, इसे ऐसे लिख दिया करो, बिल्कुल इजी रहेगा, फालतू में 1 को लगाते हैं यहाँ पे डिस्टर्ब करता है। अब देखो अब सही लग रहा है ना, ये हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, अरे यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पे देखो 2 से काट दो, कितना आ गया 0.8 आ गया ना, 0.8 आ गया। अब आप कर ही लोगे यहाँ पे क्या ऊपर, अब देखो यहाँ पे कितने के बाद पॉइंट है, 2 के बाद है ना, यहाँ पे 1 के बाद है, तो क्या कर दो ऊपर 80 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 1314। अब देखो यहाँ पे कितना है, पावर को ऊपर ले जाओ तो यहाँ पे कितना 19 है ना, 19 कितना हो गया 19 2 21 हो गया माइनस की 2, या इससे डायरेक्टली आप काट सकते हैं ना। और यहाँ पे क्या है 2 है ना, हाँ मुझे याद नहीं रहा, 2 को भी ऐड कर दो यहाँ पे, ये हो गया। यहाँ पे कितना बचा 10⁻−19, कोई दिक्कत शायद नहीं होनी चाहिए। तो इतने टाइप के क्वेश्चन पूछेगा तो एग्जाम्पल भी मैंने साथ साथ करा दी, ठीक है। अब यहाँ तक धारा पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सीसी बात मैंने बता दिया। अब करेंगे हम किस पे, ओम का नियम, राइट। ओम का नियम देखो यहाँ पे, ओम का नियम, तो ओम का नियम क्या होता है भाई, ओम का नियम बेसिकली क्या होता है, 2 तरह के परिपथ होते हैं, एक तो ओम का नियम का पालन करते हैं, एक ओम का नियम का पालन नहीं करते। तो ओम का नियम तो आपको पता है कि ओम ने क्या बोला था, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, टी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, टी एंड पी ये दोनों कांस्टेंट रहने चाहिए। अब जब आप ये रूल लगाएंगे तो क्या होना चाहिए, टी और पी लिखा रहता है साफ साफ स्थिर ताप दाब पर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो क्या होगा स्थिर ताप दाब पर, ऐसा नहीं कि आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो टेम्परेचर को बार बार कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, प्रेशर को कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, नहीं, वो कांस्टेंट रहने चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा कांस्टेंट वैल्यू रहनी चाहिए उसकी टेम्परेचर की, प्रेशर की, तब हम ओम का नियम देखते हैं। तो ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम आपको पता है जनरली, ये तो आपको भी पता है कि अगर विभव बढ़ा दिया जाएगा, सोचो खुद ऐसा होता है ना, आपको बताइए धारा किसकी वजह से उत्पन्न हुई है, किसकी वजह से उत्पन्न हुई है, यहाँ पे विभवांतर की वजह से। जैसे मान लो आप किसकी वजह से पैदा हुए, मम्मी पापा की वजह से, सिंपल सी बात है। इसी तरह से ये कैसे पैदा हुई है, विभवांतर से, विभवांतर से पैदा हुई है ना। तो विभवांतर अगर किसका, ये विभवांतर से बनी क्या, धारा बनी है, धारा बनी है ना। विभवांतर अगर बढ़ेगा तो धारा क्या होगी, बढ़ेगी ऑब्वियसली। तो क्या होगा, यहाँ पे ओम ने यही बोला था, क्या बोला था, ये बोला था कि अगर आप क्या करें विभवांतर बढ़ाएंगे तो धारा भी बढ़ती जाएगी। V इज इक्वल टू नहीं, अनुक्रमानुपाती होता I के। इसका मीन्स जैसे जैसे आप क्या करेंगे
जैसे जैसे आप वोल्ट इसकी विभवांतर को इंक्रीज करेंगे तो धारा भी इंक्रीज होगी। तो ये था ओम का नियम। सीधी सी बात है। ठीक है, इसका दूसरा कन्वर्टेशन अगर देखें आप, तो आपको पता है कि किसी को अनुपाती को अगर आप क्या में चेंज करेंगे, बराबर में चेंज करेंगे, तो नियतांक लगाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? नियतांक लगाना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे क्या लगा लिया, सॉरी, यहाँ पे क्या लगा लिया, नियतांक। आपको पता है के दिखा देते हैं हम। अब के की वैल्यू आपको पता है, के की वैल्यू हर जगह अलग आती है। जैसे नियतांक, जैसे के की वैल्यू म्यू अपॉन 4 पाई भी आती है, आपको पता है, म्यू नॉट 4 पाई। आपको पता है के की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के भी आती है ना। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ सकती है। और के की वैल्यू एक जगह स्थिरांक, इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, धारिता सी भी तो आ जाती है, पिछले चैप्टर में आपने देखा था धारिता सी। तो यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट आ सकता है, कांस्टेंट कोई भी आ सकता है। दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्थिरांक और एक होते हैं नियतांक। स्थिरांक और नियतांक, ये क्या है, ये क्या है, ये नियतांक है। स्थिरांक का मीन्स होता है, नियतांक का मीन्स होता है नियत तो है, नियत तो है लेकिन चेंज भी हो सकता है। स्थिरांक का मीन्स कभी चेंज नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल आपके कुछ ऐसे होते हैं जो कभी, जैसे हमारे पास होता है कैपिटल टी की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। प्लांक नियतांक एच की वैल्यू कभी चेंज होती है, नहीं होती। क्या? तो ये क्या है, ये है स्थिरांक। स्थिरांक देखो स्थिर आ रहा है, शुरू में स्थिर आ रहा है ना, तो ये स्थिर वैल्यू रहती, कभी भी चेंज नहीं होती। नियतांक चेंज हो सकता है, आपको पता ना, आप लिखते हैं नियतांक स्थिरांक, उसका भी ध्यान रखना, फोकस रखना। तो यहाँ पे क्या है, ये नियतांक है ना कि स्थिरांक। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे ये क्या है, नियतांक है। नियतांक कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे नियतांक क्या है, यहाँ पे जो देखो होता है ना नियतांक, आर होता है, जिसको प्रतिरोध कहते हैं। समझ आ गया? सिंपल, आपको समझाने के लिए बताया था। आप कोई भी आर्टिकल को करें तो यहाँ पे नियतांक लगा दिया हमने, किसे, अनुपाती को बराबर करने के लिए। आपको पता है ये कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, आर आ गया। तो यही क्या है, यही क्या है, यहाँ पे जो हमारे नियतांक आया, इसी को क्या बोलते हैं हम, प्रतिरोध बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, एक तो रूप है इसका ये, एक तो रूप है इसका ये। दूसरा रूप अगर देखें तो अगर आप आई को इस साइड लेके जाओ तो इस साइड आ जाएगी, इस साइड लेके जाओगे आई नीचे आ जाएगी, बराबर क्या होगा, आर। और एक ही अगर यहाँ पे चालक में कुछ भी चेंजेस ना करे तो आर का मान क्या होगा, आपको पता है कांस्टेंट ही होगा, सेम रहेगा। तार मान लिया जितनी मीटर जिस चीज का बना है उसी चीज का बना रहे, जितनी लेंथ है इतनी लेंथ रहे, जितनी ब्रेथ है, लेंथ ब्रेथ तो जानते हैं, लंबाई और चौड़ाई, मोटाई मतलब ब्रेथ। ठीक है, तो ये सब चीजें सेम रहे तो क्या इसका प्रतिरोध सेम रहेगा, हाँ सेम रहेगा। तो उसने बोला है कि अगर कोई चालक सेम रहे, उसका टेम्परेचर प्रेशर भी सेम रहे, तो क्या होता है, V अपॉन आई का जो अनुपात रहता है वो कांस्टेंट रहता है, और उसी को हम प्रतिरोध R कहते हैं। ये था उसका दूसरा मॉडिफाई। उसने ऐसे भी बोला, ऐसे कर लो। देखो क्या है, वैसे ओम का नियम आप जनरली इतना वो बिल्कुल लाइटली ले लेते हैं, अगर देखो ध्यान से तो इसमें दो रूल छुपे हुए। एक रूल कौन सा, एक रूल ये कि अगर क्या हो, विभवांतर की वैल्यू बढ़ाओगे तो धारा की वैल्यू बढ़ेगी। तो इसका फर्स्ट स्टेप था। अनुपाती करना सबसे आता है, सीधी बात है, V बराबर IR हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा रूप है इसका कि अगर किसी चालक का कुछ भी ना चेंज कर दिया जाए, सब परिस्थितियां कंडीशन सेम रहे, तो V अपॉन I का जो अनुपात होता है वो कांस्टेंट रहता है, उसी को प्रतिरोध कहते हैं। तो देखो प्रतिरोध को दो तरह से उसने, ओम ने बताया आपको, राइट। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं ना? तो सिंपल सी बात है, ओम का नियम ये हो गया अपना, ओम का नियम हो गया। अब ओम का नियम देखो क्या होगा, यहां पे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछता है नीट में कि जैसे मान लीजिए धारा विभव के मान को डबल कर दिया, ये इस तरह के क्वेश्चन तो आते हैं ना आपसे, विभवांतर के मान को यहाँ पे डबल कर दिया, विभव तो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है V वोल्टेज विभव को भी दिखाता है, विभवांतर को भी दिखाता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे V क्या है, विभवांतर है ना कि विभव। तो यहाँ पे जनरली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जनरली क्वेश्चन जैसे मान लो यहाँ पे पूछेगा, अब मैं इनको दो को मिक्स करा के तब क्वेश्चन कराऊंगा, किसे, धारा घनत्व विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोध, इन तीनों को अगर एक साइड कंबाइन करके आप क्वेश्चन करेंगे तो एक A to Z सब क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, तो ओम का नियम हो गया। अब दो रूल्स और हैं इसके, उसे और समझना है आपको, फिर उसके बाद में कितने टाइप के इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो बताऊंगा। अब यहाँ पे क्या है, ओम का नियम हो गया। दूसरा देखिए, आप एक चीज पढ़ी थी आपने, प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध,
पढ़ी थी ना, तो प्रतिरोध तो देख लिया आपने, अब विशिष्ट प्रतिरोध भी देखने वाले हैं। तो पहले क्या होगा, पहले हम धारा घनत्व को डिफाइन करते हैं। आपको पता है, आपको क्या है, ये तो आपको सब 12th वाले हैं ना, इसलिए बोले आपको पता होगा, ऐसी सी बात है। यहाँ पे क्या होगा, देखो आपको मालूम होता है कि इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या होता है, ये होता है, ठीक है। इसकी लेंथ मान लिया L है, कोई दिक्कत। आपको पता है विभवांतर जब आप इसके सिरों पर क्या हो गया, विभवांतर हो गया, तो आपको पता है कि इसके अंदर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र। ध्यान रखना, वैद्युत क्षेत्र अंदर होता है, बाहर नहीं होता। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र बाहर होता, अंदर नहीं होता, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, अंदर क्या होगा, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र होगा इसके। सिंपल सी बात है। माना हमने मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो जानते हो ना मुक्त का मीन्स, अगर कोई इंसान जंजीर से बंधा हुआ है तो क्या वो मुक्त है, नहीं ना। मुक्त का मीन्स होता है फ्री है वो एकदम। तो क्या होगा, यहाँ पे हमने माना कि फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। आपको पता है आवेश को एक जगह से दूसरी जगह कौन जा सकता है, जो फ्री होगा ना वही तो जा सकता है। तो सीधी बात है, n फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये बात समझ आ गई। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसका क्षेत्रफल a है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कितने t समय तक इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं लगातार। तो हमें डिफाइन करनी धारा क्या होगी, और इनका इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है, अनुगमन वेग, वो vd है। कितना है, vd है। तो हम देखें कि t समय में कितना आवेश प्रवाहित हुआ है। तो सीधी सी बात है, q बराबर क्या होता है, n e a v d t, ये तो होता है। तो इतना चार्ज फ्लो हुआ, तो चार्ज फ्लो निकाल लिया हमने। फिर हम निकाल सकते हैं कैसे धारा, आपको पता है कन्वर्टेशन मैंने अच्छे से बताया, आई इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन टी। तो जैसे ही क्या करेंगे आप, Q की वैल्यू यहाँ पे रखे पुट करेंगे ना, तो क्या होगा, एन ई ए वी डी टी। तो टी से टी क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी, और आपके पास बचेगा एन ई ए वी डी। देखो इन कॉन्सेप्टों से सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, ये ध्यान रखना। इन कॉन्सेप्टों से क्यों मालूम है, थोड़ी सी बच्चों को पता नहीं होता कि अनुगमन वेग, यहाँ पे दिक्कत हो जाती है कभी कभी, क्योंकि आपको पता है नीट में कितना भी इजी क्वेश्चन पूछे, वो ऐसा क्वेश्चन पूछता है जिसमें कुछ ना कुछ माइंड लगता हो। तो यहाँ पे इस टॉपिक से सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखना। तो आई की वैल्यू ये हो गई। अब निकालना धारा घनत्व, क्या निकालना, हमें जे निकालना। क्या निकालना भाई, जे निकालना। जे क्या होता है, ध्यान रखना, जे जो होता है किसी चालक का गुण होता है, धारा घनत्व कहते हैं जिसे। लेकिन पूरे चालक का नहीं निकाल सकते हम, किसी एक बिंदु का निकालते हैं। माना कि यहाँ पे इस पॉइंट का निकाल ले, इतने बीच का निकाल ले। पूरे चालक के एक साथ धारा घनत्व कभी भी नहीं निकाला जा सकता, तो इसका निकाल रहे हैं हम। तो माना इसका क्षेत्रफल कितना है, बस इसकी बात चल रही है, अब पूरे चालक की नहीं चल रही। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, ए। कोई दिक्कत। यहाँ पे धारा कितनी जा रही है, आपको पता है, धारा तो आपको पता है इतनी जाएगी जितनी यहाँ से आएगी, जितनी जाएगी, धारा में तो कोई चेंज नहीं होगा, खुद सोचो। तो यहाँ पे हम यहाँ पे पॉइंट ले रहे हैं, तो धारा तो जितनी यहां से जाएगी इतनी तो पॉइंट से होकर जाएगी ना। ऐसे मतलब पुल बना हुआ है, एक ब्रिज बना हुआ है, तो ब्रिज से निकल रहे हैं आप, तो जितने उधर से आ रहे होंगे इतने तो ब्रिज से निकल रहे होंगे। तो सिंपल सी बात है, तो धारा तो यही रहेगी जो इसमें चालक में फ्लो हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, धारा घनत्व तो होता है जे बराबर आई अपॉन। कोई दिक्कत। अब आप क्या करेंगे, सेम वही करेंगे, आई की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो क्या होगा, एन ई वी डी ए होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, ए से ए कैंसल आउट हो जाएगा, जे आपके पास ये आ जाएगा एन ई वी डी। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, किसी को कोई दिक्कत। अब यहाँ पे अगर हम देखें विशिष्ट प्रतिरोध, क्योंकि मैं प्रतिरोधों को एक साथ समझाऊंगा, राइट। फिर उससे क्वेश्चन हम देख लेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये हो गया, उसके बाद देखो जे हो गया। अब हम देखें क्या, हम देखें विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, ये धारा घनत्व, ये तो सब जानते हैं ना, धारा घनत्व। किसकी बात चली, धारा घनत्व की। यहाँ पे बात किसकी चली, धारा की। और यहाँ पे बात किसकी चली, आवेश की। ये पॉइंट क्लियर है। अब बात चल रही है विशिष्ट प्रतिरोध की। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, देखो विशिष्ट प्रतिरोध होता है हमारा रॉ इज इक्वल टू होता है ई अपॉन जे। ये अपॉन जे होता है, ये अपॉन जे तो समझ आ गया ना। ये क्या है, चालक के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र है, जे क्या है, धारा घनत्व। तो क्या करेंगे आप, सीधी बात है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, ये क्या होता है हमारा, ये क्या होता है, ये आपने ये नहीं पता, E इज इक्वल टू वी अपॉन एल होता है ना। इसका मीन दो सिरों के बीच विभवांतर और उन सिरों के बीच की दूरी। सिंपल सी बात है, देखो दो सिरों के बीच विभवांतर कितना भी है, इन सिरों के बीच की दूरी कितनी है। जैसे माने ये सिरा ए है और ये सिरा
बी है, तो इनके बीच में अंतर कितना है v, और दूरी कितनी है इनके बीच की l। ये हो गया। जी आपको पता है, जी आपको पता है ये तो निकाला आपने, तो क्या होगा यहाँ पे rho इज इक्वल टू होता है इसकी जगह आ जाएगा कितना v अपॉन l आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा हमारा i अपॉन v। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे आपको पता है ये इसमें और ये इसमें जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा va और यहाँ पे हो जाएगा i l। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? यहाँ पे आपको पता है v अपॉन i क्या होगा, सामने लिख रखा है r होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, rho इज इक्वल टू होगा r a अपॉन l। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं जी, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, सीधी सी बात है यहाँ पे। अब क्या होगा देखो, अब हम कंपैरिजन करेंगे, दोनों को कंपेयर करके देखेंगे इसको, और यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं वो बात करेंगे, ठीक है, इसे नोट कर लो। अब ये तो पॉइंट सब क्लियर हो गए ना, तो यहाँ से एक चीज ध्यान रखना, एक तो सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, सिंपल पूछ लेता है, कॉरिलेशन पूछ लेता है। कॉरिलेशन कैसे, देखो मैं अभी बताने वाला हूँ। यहाँ पे धारा घनत्व, विशिष्ट प्रतिरोध सब हो गया ना, ठीक है, हो गया ना। अब वहां पे आती है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता आप जानते हैं इसी बात है, विशिष्ट चालकता क्या होती है, जिसने ये निकाले विशिष्ट चालकता तो निकाल ही लेगा, क्योंकि विशिष्ट चालकता क्या होती है, 1 क्या होती है, सिंपल। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कभी कभी तो पूछता है इससे सिंपल से क्वेश्चन, यहाँ पे आपको पता है जो मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो आए नहीं टॉपिक, आपको पता है ना मेन टॉपिक कौन सा है, बीडन सेतु एंड 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 नहीं पता, किरचॉफ का नियम, जो फर्स्ट वाला नियम होता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं, उससे किरचॉफ के नियम से हर साल आता है, आपको पता है, बहुत अच्छा हो। तो यहाँ पे क्या है, ये हो गया, ठीक, कोई दिक्कत कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ तक सब कॉन्सेप्ट समझ आ गए ना। अब यहाँ पे एक तो जितने हमने किए हैं टॉपिक, इनसे सिंपल क्वेश्चन भी वो पूछ लेता है, राइट, सिंपल से क्वेश्चन जैसे ये पूछेगा, एक पूछता है कॉरिलेशन वाले, कॉरिलेशन जैसे इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि हमारे पास क्या है, इस तरह से कोई क्षेत्रफल है, मैं बना के दिखा रही हूँ, ऐसा होता है उसमें बना के नहीं भी देता है, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन मेरे कहने का मतलब है कि एक चीज के कॉरिलेशन से दूसरी चीज के कॉरिलेशन पे क्या असर पड़ेगा, ये तो आपको जानते हैं ना कॉरिलेशन, अगर बीडी बढ़ाई तो ई पे क्या असर पड़ेगा, ई बढ़ाई तो बीडी पे क्या असर पड़ेगा, इसको घटाया तो क्या असर पड़ेगा, इस तरह से बात समझ आ रही है, इस तरह से। जैसे यहाँ पे देखो एक चीज है यहाँ पे, जैसे मैंने इसको माना क्षेत्रफल A1 है इसका, क्योंकि छोटा है, ये ध्यान रखना, ये छोटा है ये बड़ा, ये तो आंखों से दिख रहा है आपको, ये हो गया। अब इसमें धारा मानी यहाँ पे कितनी है I1, यहाँ पे कितनी है I2, मैं सोच रहा हूँ इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे क्या है E1 और यहाँ पे E2, यहाँ पे J1 और यहाँ पे J2, यहाँ पे VD1 और यहाँ पे VD2, इस तरह से कंपेयर करके कभी कभी वो कभी कभी ना कई बहुत बार क्वेश्चन मैंने देखा है कि इस टाइप से कंपैरिजन का, ऐसा नहीं कि इसी कंपैरिजन करना, कंपेयर करना दो चीजों को। अब यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे सीधी सी बात है, साफ साफ दिख रहा है कि A2 बड़ा है A1 से, सिंपल सी बात है, बड़ा है ना, बड़ा है। ऊपर वाले कॉन्सेप्ट से तो क्वेश्चन तो कर लेंगे ना, बीडी दे रखा है तो ई निकालना, जैसे आपके दे रखा है एनसीईआरटी में, इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, तो एनसीईआरटी, इसका मतलब ये नहीं कि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दे रखे हैं तो वो नीट में पूछेगा, नीट के क्वेश्चन एनसीईआरटी में अलग तरह से दे रखे होते हैं और बोर्ड के क्वेश्चन अलग तरह से दे रखे होते हैं, ये तो सीधी सी बात है, टीचर को एक्सपीरियंस होता है कौन से नीट टाइप के कौन से बोर्ड टाइप के। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है यहाँ से जो मैंने बोला है सिंपल टाइप के क्वेश्चन है, तो सिंपल टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ सकता है, जितने फॉर्मूला हमने किए उसमें कुछ नहीं करना होता, आपको वैल्यू पुट करनी होती है, क्या करनी होती है, वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे देखो कंपेरिजन अगर पूछे किसी पृष्ठ को लेकर, किसी क्षेत्रफल को लेकर, तो आप कैसे करेंगे उस क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए साफ साफ दिख रहा है कि A2 बड़ा है A1 से, साफ साफ दिख रहा है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना। तो जैसे मैं पूछने लगू यहाँ पे क्या होगा, धारा क्या होगी, धारा A1 A2 क्या होगी, खुद आपको सोचो कि जो धारा इस साइड से फ्लो होगी वो इस साइड से भी तो वही निकलेगी ना। जैसे मान लो एक साइड का पाइप थोड़ा पतला है, दूसरी साइड का पाइप थोड़ा चौड़ा है, तो जो पानी इस साइड से डालोगे आप वही तो उस साइड से निकलेगा, चौड़े पतले से तो कोई अंतर ही नहीं है। तो जो धारा इस साइड से फ्लो होगी वही तो इस साइड से जाएगी, तो सीधी सी बात है I1 I2 क्या होंगी, बराबर होगी, कोई दिक्कत नहीं ना।
अब यहाँ पे देखो ए से निकालेंगे, अब इनको निकालेंगे किसका क्या बड़ा होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बराबर क्या होता है, ये बराबर, अभी हमने देखा था ये बराबर क्या था, एन ई और क्या था, वी डी, ये था ना, ये था। और इससे पहले हमने देखा था कि जी क्या था, आई अपॉन ए। इसका मीन जी क्या होता है, जी क्या होता है, ये क्यों उल्टा होता है। अगर यहाँ पे क्या हुआ, देखो इन दोनों फॉर्मूले को कंपैरिजन करके सिखा रहे हो कि कंपैरिजन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसको कम कर दिया, किसको बढ़ा दिया, तो किसी पे क्या असर पड़ेगा, ये हो गया। यहां पे देखो अगर ए बड़ा होगा तो जी क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे देखो A2 बड़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा, A2 जिसका क्या है, सीधी सी बात है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है जिसका ए बड़ा होगा उसका जी छोटा होगा, जिसका ए छोटा होगा उसका जे बड़ा होगा। तो ए कौन सा है, A1 छोटा है, तो क्या होगा, J1 बड़ा होगा, उल्टा होता है ना, तो J2 छोटा होगा, सिंपल सी बात है। अब इससे देखो इसका कॉरिलेशन, जे किसके का होता है, VD के, तो जिसका क्या होगा, जे बड़ा होगा उसका VD भी बड़ा होगा। तो इसका मीन सीधी सी बात है, VD क्या होगा, VD1 भी VD2 से बड़ा होगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखो यहाँ पे ई देखे, क्या देखे, ई देखे, तो ई का फॉर्मूला अगर हमने देखा, रो बराबर क्या होता है, ई अपॉन जे। अगर जे को इस साइड लेके जाओ आप तो क्या हो जाएगा, रो जे इज इक्वल टू ई। तो इससे मीन्स हुआ कि जे और ई भी क्या होते हैं, एक दूसरे के अनुक्रमपाती। अगर जे क्या होगा, जे बड़ा होगा तो ई भी बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे E1 भी क्या होगा, बड़ा होगा, A2 छोटा होगा। बात समझ आ रही है। ये था कॉरिलेशन के कौन किस पे किस तरह से डिपेंड करता है, ध्यान रहेगा। कंपैरिजन है ना, कि जिस साइड का, यहां से देखो रिजल्ट ये निकला कि जिस साइड जिसका जे बड़ा होगा उसका VD भी बड़ा होगा, उसका ई भी बड़ा होगा। इसका मीन जिसका जे का धारा घनत्व का मान ज्यादा होगा तो वैद्युत क्षेत्र का मान भी ज्यादा होगा और अनुकोण वेग का मान भी ज्यादा होगा। अगर ये कम होंगे तो सब कम होंगे। तो यहां से कंपैरिजन ये निकलता है, कोई दिक्कत। बाकी सिंपल क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, ज्यादा तो मोस्टली देखो इन टॉपिकों से क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन अगर पूछे जाते हैं तो कंपैरिजन काफी इफेक्टिव रहता है यहाँ पे। जैसे मैं पूछूं यहाँ पे, ये वाले क्वेश्चन तो आपसे आते हैं, अगर पूछ भी लिया उसने, जैसे जे यहाँ पे क्या है, जे है ना, तो जे का फाइनली क्या है हमारा, आई अपॉन ए, आई अपॉन ए। वो पूछे क्या कर दें, अगर क्षेत्रफल का मान आधा कर दें और धारा का मान डबल कर दें तो धारा घनत्व का मान क्या होगा, सीधी सी बात है। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे देख लेना, क्योंकि सब फॉर्मूले बड़े डिपेंडेड है एक दूसरे पे। यहाँ पे मैं सब फॉर्मूले इसलिए कराया क्योंकि ये फॉर्मूले सब क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड है। तो ध्यान रखना कि कंपैरिजन अच्छे से देख लेना कि किसके बढ़ने से कौन बढ़ेगा, किसके घटने से कौन घटेगा। एक दो क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, बाकी आपको देख लेना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या बोला, उसने बोला कि आई को डबल कर दो। मैंने सिंपल तरीका बताया, वो I1 I2 जो मानते हैं उसमें टाइम वेस्ट होता है, काम पर मेरा फालतू का टाइम वेस्ट होता है। बस ऐसा किया करो, उसने बोला I1 को क्या कर दो, आई को डबल कर दो, तो तुम तो ऐसे लिख दिया करो, आई की जगह 2i लिख दिया। हम कोई 1 2 मानते फिर वो तो 12th वाला रूल से। उसने बोला क्षेत्रफल को क्या कर दो, आधा कर दो, तो ए की जगह a/2 लिख दो। यहाँ पे देखो ये ए की जगह क्या होगा 2i लिख दिया, और यहाँ पे क्या हो गया a/2 हो गया, 2 ऊपर पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा 4i अपॉन क्या हो गया ए जे। तो ये नया जो हमारा न्यू वाला जे हो गया वो कितना हो गया, 4 टाइम ज्यादा हो गया, 4 गुना हो गया। इसका मीन्स कितने गुना हो गया, 4 गुना। बस यहाँ पे लगा लिया करो आप 2, जिसे निकाला करो, ठीक है ना। यहाँ पे 2 लगा लिया करो, यहाँ पे ये मत किया करो टाइम वेस्ट फालतू में। बस यहाँ पे तो लिख लिया करो I1 बराबर ये करना, I2 बराबर ये करना, ये करना। ये कंपैरिजन बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि एंट्रेंस एग्जामों का मेन पर्पस होता है ये रिलेशन देखना, क्योंकि आपको पता है वही इस रिलेशन के सवालों को ठीक कर सकता है जिसका माइंड अच्छा हो और जिसने अच्छे से पढ़ा हो, ठीक है। फोकस रखना चीज पे, किसको घटाने से क्या घटेगा, किसको बढ़ाने से क्या बढ़ेगा, यही दो है सवाल करके, यही मैंने बताया कि इनसे ऐसा पूछेगा। बाकी सिंपल अगर क्वेश्चन पूछेगा वैल्यू देकर तो आप पुट करके फॉर्मूले को सॉल्व कर ही सकते हैं। बात समझ आ गई। तो यहाँ पे देखो इसके बराबर क्या था, जे था ना, तो J2 क्या हुआ 4 इंटू जे। इसका मतलब देखो J2 क्या हो गया 4 गुना बढ़ गया। अगर प्रतिरोध से भी ऐसे पूछे तो भी बता सकते हैं आप। प्रतिरोध से जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, प्रतिरोध वाला क्वेश्चन है ना, देखो यहाँ पे ध्यान रखना इन क्वेश्चन से। ऐसे मेरा मानना ये है, एनालाइज के अकॉर्डिंग बता रहे हूं मैं,
कि या तो इससे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा वैल्यू देके, तो वैल्यू देके तो आप कर ही सकते हैं, वैल्यू देके आप देखो तो आप छाट भी कर सकते हो, फॉर्मूला सब पता है आपको, राइट। फिर या पूछेगा आपको इस तरह का क्वेश्चन, राइट। इस तरह के वो क्वेश्चन पूछने के इस टॉपिक से ज्यादा चांसेस रहते हैं कंपेयर वाले। ये हो गया जैसे हमें पूछना है किस पे, ये तो कर लिया ना हमने। अभी हमने किया था रॉ इज इक्वल टू आर था, और क्या था हमारा ए अपॉन एल, ये हो गया ना। तो सी बात है, यहाँ पे कंपैरिजन कर दिया, इसी तरह से ध्यान रखना, यहाँ पे भी तो कंपैरिजन कर सकता है ना, किसी को बढ़ा सकता है। जैसे यहाँ पे कितने दे रखे हैं उसने, ये दे रखा है, ए दे रखा है, एल दे रखा है, ये सब पता, ये चीज पता होना चाहिए कि एल क्या है, जो हमारे पास कोई भी वायर है चालक है उसकी लेंथ है, और ये क्या है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है ना, ये पता होना चाहिए। यहाँ पे भी इस टाइप से पूछ सकता है ना, वो किसी को बढ़ा दिया, किसी को घटा दिया, किसी को डबल कर दिया, किसी को सिंगल कर दिया, तो क्या होगा। तो इन टॉपिक से यही पूछे जाते हैं, या फिर सिंपल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वैल्यू देगा, वैल्यू तो मैं मानता हूँ कि वैल्यू देगा तो उसे तो आप क्या करके डिफाइन करके क्वेश्चन में से पुट करके सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो जो इंपोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होते हैं, अब स्टार्ट होते हैं, वो भी इंपोर्टेंट है ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादा जो हाईलाइट टॉपिक है इस चैप्टर के वो अब स्टार्ट होने वाले। इससे जो यहाँ पे देखेंगे हम वैद्युत धारा, क्या देखेंगे, परिपथ में वैद्युत धारा, परिपथ में वैद्युत बोल दो विद्युत बोल दो, बात एक ही होता है। कभी सोचो वहां पे तो विद्युत था, यहाँ पे वैद्युत क्या हो गया, एक ही होता है, वैद्युत बोल दो विद्युत बोल दो। यहाँ पे देखो किसी भी परिपथ में अगर आपको धारा निकालनी है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये सबसे आता है। जैसे हमारे पास क्या है, यहाँ पे जब मॉडिफाई अभी करेंगे ना तब आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, ये हमारी बैटरी है और इसका ये प्रतिरोध है, ये हमारा कैपिटल है, ये स्मॉल है। आपको पता है बैटरी का प्रतिरोध स्मॉल से दिखाते हैं। अब ये हो गया और इसमें धारा आई फ्लो हो रही है, कोई दिक्कत। और क्या है, यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे जो इसका विद्युत वाहक वाले सेल का वो ई है। पहला देखो क्रम में बताऊंगा, तीन तरह के सवाल बनते हैं इससे, तीनों तरह आपको अच्छे से करने हैं। यहाँ पे देखो किरचॉफ का रूल भी इसी का मॉडिफाई है, अगर आप ध्यान से देखें। यहाँ पे देखो क्या करना है, पहला टाइप इस टाइप से क्वेश्चन अगर दे रखा है तो इस टाइप से, तो आपको पता है कि धारा इसकी अगर इस तरह से दे रखा है तो धारा क्या आती है, आपको पता है। यहाँ पे क्या कर देना, ऊपर कर देना आपको क्या, ई कर देना है जो विद्युत वाहक बल होता है, नीचे आपको कुल प्रतिरोध कर देना है। कुल प्रतिरोध का मतलब जितना भी प्रतिरोध है और सेल का प्रतिरोध भी ऐड कर देना। तो कुल प्रतिरोध यहाँ पे तो सिंगल ही है, और साथ में किसका, सेल का प्रतिरोध भी ऐड कर देते हैं। ये है हमारी सिंपल सी बात, आप सबको पता होती है, ठीक है। प्रॉब्लम जब से स्टार्ट होती है जब यहाँ पे सेलों को बढ़ा देता है, जैसे एक सेल लगी कोई दिक्कत नहीं, एक सेल सिंपल फॉर्मूला ये, दो सेल, जिससे देखो ये अब जो कराने वाला हूं उससे क्या था, इस कॉन्सेप्ट से पिछले साल भी नीट में क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पे क्या था, देखो इसको कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट हुआ, इसका कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड और थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे क्वेश्चन कभी पूछ लेता है। यहाँ पे क्या किया, अब आपको एक चीज दिख रही है, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे निगेटिव है। फ्लो धारा फ्लो दिख रहे हैं आप, प्लस से हो रही है ना, प्लस से जा रही है ना, माइनस में वापस आ रही है ना। तो धारा का फ्लो होता है कि प्लस साइड से, बड़े वाले प्लस साइड से निकलती है। अगर यहाँ पे प्लस माइनस नहीं में बनाऊं तो समझ जाना, जो लेंथ ज्यादा है जिसकी वो क्या पॉजिटिव को दिखाता है, शॉर्ट वाला निगेटिव को दिखाता है। तो साफ साफ दिख रहा है पॉजिटिव से तो धारा निकल रही है, निगेटिव में वापस आ रही है, ये दिखाई दे रहा है ना आपको, ठीक है। तो बैटरी के अंदर आपको पता, सेल के अंदर क्या होती है, उल्टी धारा बहती है, यहाँ पे क्या बहती है, माइनस से प्लस की ओर। ये बैटरी के अंदर की बात चल रही है, ये क्या है, ये सर्किट की बात चल रही है। सर्किट में क्या बह रही है, प्लस से माइनस की ओर। और अगर हम बैटरी के अंदर देखें तो क्या दिख रहा है आपको, देखो माइनस से प्लस की ओर धारा बह रही है। इसका क्या मतलब, बैटरी में उल्टी धारा फ्लो होती है, आपको पता ही है। यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अपना सेकंड स्टेप जो आता है यहाँ पे सोचने वाली बात है। यहाँ पे क्या हुआ, दो तरह से, चाहे एक लगाए चाहे दो लगाए, उससे मतलब नहीं है आपको, ठीक है। प्रतिरोध कितने भी लगा सकता है, आपको मतलब नहीं है उससे, जितने होंगे आप तो निकाल देंगे। श्रेणी क्रम में लगाएगा 2 से 4 प्रतिरोध तो आप जोड़ देंगे उनको, समांतर क्रम में लगाएगा तो भी आपको तो टोटल प्रतिरोध देखना है, टोटल बाहर वाला प्रतिरोध और सेल का प्रतिरोध जोड़ के निकाल देना है, ठीक है। इसका मीन्स आर टोटल आपको, और आर स्मॉल आर भी क्या होना चाहिए, टोटल होना चाहिए। तो टोटल से मतलब आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ये भी आपको नेट लेना है और ये भी आपको नेट या टोटल लेना है। अब सिंगल थी तो एक एक ही था तो एक एक लिख दिया था, लेकिन अगर एक से ज्यादा आगे तो क्या होगा, फिर आपको टोटल लेना पड़ेगा।
तो इसीलिए मैंने यहाँ पे टोटल नहीं लिखा था, क्योंकि यहाँ पे सिंगल सिंगल है। आपको समझाने के लिए मैंने दोबारा लिख के बताया, आपको समझ तो आ गया ना। यहाँ पे सिंगल सिंगल है, सिंगल है, लेकिन यहाँ पे अगर ज्यादा होंगे तो आपको टोटल लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्या मैं सेल से सिखा देता हूँ आपको, बाकी आप समझता आ रहे हैं। यहाँ पे देखो ये है, ये दूसरी सेल लगी है, ये इस तरह से जुड़े हुए, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये सेल, इसका विद्युत भागबल E1 और इसका विद्युत भागबल E2। धारा आपको पता है फ्लो हो रही है किसमें, आई फ्लो हो रही है पूरे सर्किट में, ये प्रतिरोध यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे इनका सेलों का प्रतिरोध, इसका माना R1 है और इसका R2, R1 R2 है ना। तो आपको बताए सबसे पहले यहाँ पे अब नेट लिया जाएगा सबका। यहाँ पे देखो आप समझ रहे हैं, यहाँ पे EB नेट लेंगे, नेट मतलब फाइनली कितना बचा है हमारे पास। यहाँ पे RB क्या लेंगे, नेट लेंगे, और यहाँ पे क्या लेंगे, स्मॉल RB नेट लेंगे। लेकिन यहाँ पे R तो किस्मत की बात है कि एक ही है, तो नेट लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे R नेट लेना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले बात करते हैं E की। यहाँ पे E पे क्वेश्चन पूछा था उसने पिछले साल। E की अगर बात करें हम देखें तो क्या होगा, E कितना है आपको पता है। अगर दोनों सेल में एक साइड में धारा बह रही है तो आप दोनों के वैल्यू को ऐड कर देंगे, अगर विपरीत बह रही है तो क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। यहाँ पे देखो दोनों की साइड क्या है, एक साइड ही है ना, देखो यहाँ पे एक साइड है। अगर एक साइड ही दोनों सेलों में धारा बह रही है तो इसका मतलब दोनों सेलें एक दूसरे की हेल्प कर रही है, और हेल्प करते हैं तो क्या होते हैं, साथ साथ मिलजुल कर काम करते हैं ना। तो साथ साथ मिलजुल कर का मतलब दोनों का विद्युत भागबल ऐड कर दो, तो यहाँ पे जो नेट आएगा वो आएगा E1 प्लस E2। ये बात समझाने के लिए बताया था, क्या आएगा, E1 प्लस E2 आएगा। अब देखो ये काय में लगे हैं, श्रेणी क्रम में, तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे R नेट लेंगे, तो आपको पता है R तो से एक ही है, तो इसका तो नेट क्या और सिंगल क्या। अगर एक से ज्यादा होता तो ये भी हमें नेट निकालना पड़ता, राइट। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमें लेना है ये स्मॉल R, लेकिन स्मॉल R यहाँ पे क्या है, दो है, तो यहाँ पे इसका नेट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, R स्मॉल R का क्या लेना पड़ेगा, नेट लेना पड़ेगा। और आपको पता है काय में जुड़े, समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, श्रेणी में, समांतर क्रम में जुड़े, सीधी बात है। तो इसका नेट कितना आएगा, R नेट जो आएगा आपको पता है, समांतर क्रम श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो क्या कर दो, दोनों को जोड़ दो, R1 प्लस R2, तो इसका नेट यहां से आ जाएगा, आप रख सकते हैं यहाँ पे। तो E1 प्लस E2, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो चल रहे हैं आप, ठीक है, R1 प्लस R2। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, इससे तो नहीं पूछा, लेकिन इसी का दूसरा जो कन्वर्ट रूप अब मैं सिखाने वाला हूं उससे पूछा था। यहाँ पे दोनों हेल्प कर रहे हैं, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब एक क्वेश्चन भी करा दूंगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये हो गया, यहाँ पे सेलें देखो, अब मैंने कुछ उल्टी लगा दी, कुछ चेंज दिखा, दिखा ना। देखो क्या है, ये सेलें क्या है, दोनों पहचानने का तरीका एक है, लेंथी साइड और शॉर्ट साइड। जो लेंथ वाली साइड अगर एक साइड है तो समझ लो दोनों हेल्प कर रही है। देखो इसकी भी लेंथ इस साइड है ना, इसकी भी लेंथ क्या है, इस साइड है, तो हेल्प कर रही है। अगर विपरीत साइड हो गई तो क्या हो गई, हेल्प नहीं कर रही है, अब एक दूसरे को रोक रही है। क्या कर रही है, रोक रही है। जब रोकती है, आपको पता है जब विपरीत डायरेक्शन में होते हैं तो कैसे निकालते हैं। देखो एक चीज समझ लो, बस यहीं पे काम खत्म हो जाएगा, E1 और E2, ये तो पता है ना आपको। जब विपरीत साइड में ये काम करें, मान लो फॉर एग्जांपल समझा रही हूं आपको, विपरीत साइड में काम कर रहे हैं ये दो चीज, तो फाइनली कैसे निकालते हैं आप, घटा के। याद है ना, अगर एक साइड में काम करते हैं, ये किस पे डिपेंड करता है, ये इस वाले रूल पे डिपेंड करता है, वन साइड वाले पे। अगर दोनों एक साइड में काम करते हैं तो कैसे निकालते हैं, फाइनली आप जोड़ के ऐड करके निकालते हैं ना। अगर डिफरेंट साइड में काम करते हैं तो फाइनली कैसे निकालते हैं, लेस करके, तो लेस निकाल दो। तो यहाँ पे इस वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा था इस साल। यहाँ पे क्या होगा, I इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जो बड़ा होगा उसे पहले लेना है आपको। मैंने यहाँ पे मान लिया क्या, देखो प्लस में तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई छोटा कोई बड़ा जोड़ के ही आना है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने मान लिया कि E1 यहाँ पे क्या है, E1 ग्रेटर देन E2, तो यहाँ पे E1 बड़ा माना है, तो E1 में से मैंने क्या कर दिया, E2 लेस कर दिया। और यहाँ पे क्या होगा, आप फिर से नेट निकाल देंगे, नेट तो निकाल ही देंगे ना। यहाँ पे देखो जितने भी R दे रखे, जैसे यहाँ पे R दे रखा है, यहाँ पे R1 दे रखा है, यहाँ पे R2 दे रखा है, और यहाँ पे क्या कर देंगे, आप फाइनली कर देंगे। यहाँ पे तो R आ जाएगा और R नेट इसी की तरह आ जाएगा, क्योंकि अब भी श्रेणी क्रम में ही लगे हैं, समांतर क्रम में थोड़ी लगे। तो R1 प्लस R2, बात समझ आ रही है। अगर यहाँ पे क्या है, एक प्रतिरोध ना होकर
मान लिया 2 प्रतिरोध लगा दिए उसने, 2 नहीं 4 लगा दिए, तुम्हें क्या मतलब उससे कितने भी लगाए, आपको तो फाइनल निकालना। जैसे ऐसे लगा दिए, उसने ऐसे लगा दिए, ये लगा दिया, ऐसे करके लगा दिया, अब बैटरी जोड़ दी उसने, ठीक है, अब बैटरी जोड़ दी उसने, तो आपको क्या मतलब, आपको तो फाइनल निकालना है। यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है, यहाँ पे R3 है, ठीक है, तो आपको तो मतलब है कि आपको तो यहाँ पे R फाइनली लिखना है। यहाँ पे कितनी भी सेलें लगाई है उसने, तो क्या होगा, यहाँ पे मान लिया 3 सेलें लगा दी उसने, 3 सेलें लगा दी, देखो तीनों क्या कर रही है, दो तो एक साइड चल रही है। यहाँ पे समझने की कोशिश करना इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से। यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है, यहाँ पे आप फाइनली लेंगे, यहाँ पे आर भी क्या लेंगे, फाइनली लेंगे, और यहाँ पे भी फाइनली लेंगे, और इनके जो रूल और रेगुलेशन होते हैं समांतर और श्रेणी क्रम के फाइनली निकालने के, वही लगेंगे, उसी से फाइनल निकालेंगे, और बाकी कुछ नहीं करना है। शायद आपको रूल समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पे आज आपको पता है कैसे निकालना पड़ेगा, रूल और रेगुलेशन से जो आते हैं अपने को। यहाँ पे 3 है, आपको क्या दिक्कत है, जो एक साइड में उनको जोड़ दोगे, जो एक साइड में, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये मैं अपने पास से बता रहा हूँ, रूल्स 3 ही है, रूल्स कितने हैं, 3 ही है। जैसे इसको मॉडिफाई अगर कर दो थोड़ा, तो आपको पता है यहाँ पे 3 है ना, तो आपको क्या मतलब, जो सेम साइड है उनको जोड़ देंगे आप, जो डिफरेंट साइड है उसको बटा दो, और यहाँ पे आर का फाइनल निकालोगे ना, आर का फाइनल, तो आपको पता है, ये मॉडिफाई करके बता रही हूँ मैं। यहाँ पे आर का चाहिए आपको क्या, ई के पहले तो ये देखो, ये E1 है, और ये E2 है, और ये E3 है। पहली बात ध्यान रखना, 2 से ज्यादा पूछता है क्वेश्चन, पहले पूछता था 3 3 को लाके, लेकिन 3 से पूछ भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं पूछता। नॉर्मली पिछले साल 3 से पूछा, 2 से पूछा था, क्या पता इस साल 3 से पूछ ले। तो यहाँ पे देखो, अब आपको पता है ये और ये सेम साइड है, तो क्या करोगे आप, E1 और E3 को ऐड कर दोगे, ये डिफरेंट साइड है तो इसको लेस कर दोगे, ये तो हुआ ई जो थी उनका फाइनल, फाइनल हो गया। अब देखो आर का फाइनल कैसे निकालोगे आप, आपको पता है ये क्या है, ये क्या है, समांतर क्रम में, और फिर उसके बाद ये क्या है, श्रेणी क्रम में। तो पहले आप समांतर क्रम को कैसे डिफाइन करते हैं, इसका फाइनली कैसे आएगा, ऐसी तो आएगा, R2 निकालोगे ना, इसका फाइनल निकाल लोगे आप, तो क्या आ जाएगा, R1 R2, तो ऐसी तो आ जाएगा R1 R2, जब उल्टा करोगे ना फाइनल करके, ऐसी तो आ जाएगा, अरे बताओ मुझे, ऐसी तो आ जाएगा फाइनल करके, ये इसका फाइनली ये आ गया। अब क्या करना है, अब जो फाइनली आएगा उसको आपको R3 के साथ क्या करना है, क्योंकि अब देखो ये चैन कैसी बन जाएगी, सीधी बन गई ना। अब इसको क्या करेंगे आप, अब ये और ये काय में हो गए, श्रेणी में, तो श्रेणी में हो गए तो क्या करेंगे, अब इसको किसके साथ ऐड कर देंगे, तो आर नेट कैसे आ जाएगा, आर नेट आ जाएगा R1 R2 और R1 प्लस R2 प्लस R3। बात समझ आ रही है, तो श्रेणी समांतर को आप सॉल्व करना अच्छे से आता है। तो आपको फाइनल लगाना है, कहने का मतलब ये, तो यहाँ पे आर का फाइनल आ जाएगा, और यहाँ पे आर का फाइनल आ जाएगा। तो ये 3 कॉन्सेप्ट है जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इससे हट के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। समझ आ गया, एग्जाम्पल अगर करने हैं तो सी बात है, मैं करा देता हूँ। तो यहाँ पे मान लो, यहाँ पे उसने क्या दे रखा है, ध्यान समझना इसको, यहाँ पे दे रखा है 5 दे रखा है ना, 5 ओम दे रखा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला है कि इसमें 2 एम्पियर धारा पूछी है ना, धारा पूछनी है उसने धारा पूछनी है उसे, धारा कितनी है, राइट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे बोला है उसने विद्युत भागबल, एक बैटरी है, इसका फाइनल सेम साइड वाला है ना, इसने बोला है कि इसका विद्युत भागबल 2 है, इसका विद्युत भागबल कितना है, 3 है, ठीक है ना। आंतरिक प्रतिरोध ध्यान रखना, अगर आंतरिक प्रतिरोध ना दे तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, 0। लास्ट ईयर में उसने ऐसे किया था, आंतरिक प्रतिरोध दिया ही नहीं था सेलों का, जब आंतरिक प्रतिरोध नहीं देगा तो आप क्या रख देंगे, 0, ठीक है ना। कभी सोचो कि ऐसा तो सॉल्व ही नहीं होगा क्योंकि आर तो है ही नहीं इसमें, अरे नहीं दिया तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, 0 कर दो। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, तो क्या होगा, मान लिया इसका क्या है, इसका उसने इस बार देखो जैसा उसने दिया ऐसे करा रही हूं मैं, ये दे रखा है हमें, तो बस हमें आई निकालना, तो क्या कर देंगे, देखो यहाँ पे ये हो गया। तो आपको पता है ये क्या है, सेम साइड है ना, तो दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा टोटल विद्युत भागबल, 5 हो गया। आर अपना कितना है, 5 है। जब उसने स्मॉल आर दे ही नहीं रखा तो हम क्या कर देंगे, इसकी जगह 0 कर देंगे, तो 5/5 इज इक्वल टू कितना, 1 एम्पियर की धारा आ गई, ठीक है ना। इसे इसलिए नहीं करा, जैसे तो आप ही कर लेना, आर बराबर 1 मान लो, ई बराबर 2 मान लो, 5 मान लो, और यहाँ पे स्मॉल आर बराबर 2 मान लो, कर लो इसको, ठीक है, बात समझ आ रही है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ऐसे कर लो, यहाँ पे मान लिया कि उसने क्या किया, आर बराबर कितना दे दिया, 3 दे दिया, 3 दे दिया ना, और E1 कितना दे दिया उसने, 8 दे दिया, E2 कितना दे दिया, 2 दे दिया, और यहाँ पे क्या दे दिया,
यहाँ पे R1 R2 दे दिए उसने, यहाँ पे R1 कितना दे दिया 1 और यहाँ पे R2 भी कितना दे दिया 1। अब क्या करेंगे आप, पता है विपरीत साइड है ना, तो क्या सॉल्व करोगे आप, क्या सॉल्व करोगे, फाइनली निकालोगे विपरीत साइड है तो देखो क्या करोगे, घटा के निकालोगे ना, बड़ा इवन है तो 8 में से 2 गए, कितने बचा 6 बचा। R कितना है, R देखो क्या दे रखा है उसने 3 दे रखा है 3। अब आपको पता है इनका फाइनल कैसे निकालोगे, आप काय में जुड़े हैं ये सब, श्रेणी क्रम में होते हैं तो क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या कर दोगे R1 R2 को 1 1 2 हो जाएगा, तो कितना हो गया 6 हो गया, 6/5 क्या कर दोगे 1 आ जाएगा इसका, और कितना आ जाएगा 2, i बराबर 2। तो इतने तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, और क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इतने तरह के कर लेना। यहाँ तो सब समझ आ गया। अब बचा हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है किरचॉफ का नियम, ठीक है। किरचॉफ का नियम क्या है, किरचॉफ का आपको पता है 2 रूल्स होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड है। तो क्या है, हम पढ़ते हैं पहले किरचॉफ के रूल्स ना, के किरचॉफ के नियम। तो यहाँ पे कितने रूल्स पढ़ते हैं हम, फर्स्ट एंड सेकंड रूल। ये भी इंपॉर्टेंट है कि किरचॉफ का फर्स्ट रूल किसे बताता है और सेकंड रूल किसे बताता है, सीधी सी बात है, इसमें किसकी बात चलेगी, धारा की आवेश। धारा क्या है आप बताइए, धारा क्या है, अरे आवेश ही तो है। जब आवेश एक जगह रखा हुआ है तो आप आवेश बोल रहे हैं, जब आवेश ने गति करनी स्टार्ट कर दी तो धारा बोल रहे हैं, है तो वो क्या है, तो आवेश ही ना, आवेश है, सीधी बात है। नहीं बात समझ आई, गतिशील, सिंपल भाषा में गतिशील आवेश को ही धारा कहते हैं। जैसे इंसान एक जगह बैठा हुआ है तब भी आप इंसान ही बोलोगे ना उसको, उसने भागना स्टार्ट कर दिया तो तब भी वो इंसान ही है ना। हाँ, तो स्थिर आवेश और एक होता है गतिशील आवेश। स्थिर आवेश को हम आवेश बोलते हैं, गतिशील आवेश को हम क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। तो यहाँ से पहला पॉइंट यही बनता है कि किरचॉफ का फर्स्ट रूल किसे दिखाता है, आवेश संरक्षण को। किसे दिखाता है, आवेश संरक्षण को। पहला क्वेश्चन तो यही पूछ सकता है, आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण का मीन्स तो जानते हो सेफ रहना, ना तो आवेश कम हो सकता है, ना आवेश क्या हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, ना आवेश खत्म हो सकता है। बात समझ आ रही है, संरक्षण का मतलब इतना ही रहेगा, स्थिर रहेगा। मीन्स जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम है ना, ना ऊर्जा क्या की जा सकती है, उत्पन्न की जा सकती है, ना ऊर्जा नष्ट की जा सकती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट की जा सकती है। ऐसे यहाँ पे आवेश संरक्षण का रूल है, इसे खत्म नहीं किया जा सकता। तो पहला रूल ऐसे बोलता है, देखो यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट है, ज्वाइंट पॉइंट। यहाँ पे क्या है, 3 वायर है, यहाँ पे क्या है, आने वाले 2 वायर है, और यहाँ पे पॉइंट से जुड़े हुए जाने वाले 3 वायर है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा रूल है ये, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जाने वाला देखो दिख रहा है ना, जिसको एरो बना उधर को जा रहे हैं, ये जाने वाली है, और यहाँ पे ज्वाइंट पॉइंट इनका ये है, यहाँ पे जुड़े हुए। तो एक बात बताइए, जितना करंट यहाँ से इन दोनों वायर से आएगा इतना करंट ही तो इन तीनों वायर से जाएगा। इसे तो सिंपल सी बात बता देगा कोई भी इंसान, कि मान लिया कि मेरे पास मार्कर है, ठीक है ना, मार्कर है, ऐसे ऐसे 2 मार्कर मैंने इस साइड से लिए, ठीक है, और इन्हें आगे क्या किया, आगे चल के इनको एक जगह जोड़ दिया और उसके आगे 3 मार्कर निकाल दिए। तो जितनी इंक में इन 2 मार्कर में डालूंगा इतनी तो आगे से 3 मार्कर में निकलेगी। सिंपल सी बात है, यहां पे भी यही है। या पानी की बात ले लो, कि किसी एक हमने क्या बनाई, जैसे ट्यूबवेल पे होती है ना कि कुंडियां होती हैं, तो एक कुंडी ली हमने, कुंडी बनाई ना, तो जिसमें पानी गिरता है, तो उसे बना दिया, उसमें 2 ट्यूबवेल है, उससे तो पानी क्या है, ट्यूबवेल जो है उनसे 2 से तो डाल रहे हैं ना, 2 ट्यूबवेल के पाइप से डाल रहे हैं उसमें पानी, और उस कुंडी से 3 पाइप निकाल रहे हैं, तो जितना उन 2 पाइप से पानी आएगा इतना तो 3 पाइप से जाएगा। ठीक है, इसी को समझाए, यहाँ पे धारा की बात मानो, जितनी धारा इन 2 तारों से आएगी इतनी तो इन 3 तारों से क्या होगी, निकलेगी। अरे बात समझ आ रही है ना, जितनी क्या होगी, जितनी धारा करंट, जितना करंट इन दोनों वायर से आएगा इतना ही तो इन तीनों वायर से निकलेगा। अब तो समझ आ गया होगा, ठीक है ना। तो किरचॉफ ने यही बताया था कि किसी संधि पर इसे भी 2 रूल्स से दिखा सकते हैं हम, कि किसी संधि पर कुल आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का मान बराबर होता है। तो ये तो आपको पता भी चल गया, आने वाली धाराओं
आने वाली धारा कौन कौन सी है? 1 और 2 है ना। जाने वाली कितनी है? 3 4 एंड 5। ये तो सिंपल सी बात है, किसी भी बच्चे को समझ आ जाएगी। मान लो क्या होगा, बराबर होगा। इसका मीन्स देखो, इससे इस वायर में माना 10 एम्पियर की धारा आई है, ठीक है। इस वायर में 8 एम्पियर की धारा आई है, तो टोटल धारा कितनी आई? 18 एम्पियर की आई। इस वायर से मान लिया हमने 5 एम्पियर की धारा निकली है, और इस वायर से 5 एम्पियर की धारा निकली है, तो इससे कितनी निकलेगी? 8 एम्पियर की, क्योंकि जितनी टोटल आएगी इतनी टोटल जाएगी, तो बराबर होगी नहीं होगी? इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है? देखो 18, इन तीनों को जोड़ोगे तो 18 आ रहा है। तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, या उसने इसका दूसरा रूल है कि टोटल अगर इन धाराओं का योग करोगे तो आप कितना आएगा? किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है, बीजगणितीय योग, क्योंकि आपको पता है दो तरह से योग होता है, एक तो वेक्टर और एक सिंपल बीजगणितीय। तो बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। इसका मीन है अगर इन सबको जोड़ोगे आप तो टोटल कितना आएगा? 0 आएगा। एक टाइप ये समझ आ गया ना, फर्स्ट टाइप। ऐसे भी इसको हम कर सकते हैं, टाइप नंबर फर्स्ट। अब देखो इसका टाइप सेकंड, अगर इसका थोड़ा मॉडिफिकेशन हम कर दें तो टाइप सेकंड इसका क्या होगा? टाइप सेकंड ऐसे होगा, इनका टोटल का योग कर दो। इसका मीन्स आने वाली धाराओं, देखो ये है ना, आने वाली धाराओं को किससे दिखा दो आप? प्लस से। जाने वाली धाराओं को किससे दिखा दो? इसी को देखो कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं हम, बुक्स में बेफालतू में इधर उधर घुमा रखा है, इनको इधर ले आओ। ये क्या है? इनके बराबर है। आपको पता है ये तो इधर ही साइड में, जब इनको लेके आओगे इस साइड में क्या है? ये तीनों प्लस में, इस साइड में लेके आओगे तो क्या होगा? माइनस में हो जाएंगी ना। तो i3 भी किस में हो जाएगी? माइनस। i4 भी किस में हो जाएगी? माइनस। और i5 भी किस में हो जाएगी? माइनस। अब एक बात बताइए, बराबर की दो साइड होती है, एक साइड ये और एक साइड ये। जब इसके सब साइड से इस साइड आ गए तो इस साइड क्या बचा? 0 नहीं बचा। अब इतना भी नहीं पता तुम्हें, 0 नहीं बचेगा। ये वाली बात कितनी बताइए, बराबर के साइड क्या होती है? जैसे मान लो खेलते हैं ना, जैसे कबड्डी खेलते हैं, तो एक पाले के इस साइड में होते हैं, उस साइड में होते हैं। अगर ये सब खिलाड़ी एक ही साइड चले जाएं तो एक साइड में कितने खिलाड़ी बचेंगे? 0। सेम यही होता है यहाँ पे भी, ये बराबर लगा हुआ है, इस साइड है इस साइड है, सब इस साइड है इस साइड, कितना? 0। तो ये दूसरा टाइप है कि किसी संधि में मिलने वाली जो धाराओं का योग होता है वो शून्य होता है। बात समझ में आ गई? ये भी इसी से बना है, ये भी क्या बना है? इसी से। तो ऐसे करके बोल देता i इज इक्वल टू 0। आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ है। कोई दिक्कत प्रॉब्लम? समझ आ गया ना? समझ आ गया। तो इससे कौन कैसे क्वेश्चन पूछता है आप समझ भी गए होंगे। जैसे मान लिया कि आने वाली धाराएं दे दी और इसने 2 धाराएं दे दी, पूछा तीसरी धारा क्या होगी? इस तरह से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखो सेकंड रूल इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा रूल? अब देखो सेकंड रूल क्या होगा यहाँ पे, ध्यान से समझना है इसे। ये है E1 और E2। यहाँ पे सीधी बात है, कितनी सेलें लगी हैं? 2 सेलें लगी हैं। अब क्या है, यहाँ पे इसमें प्रतिरोध कितना है? R1, और इसमें प्रतिरोध कितना है? R2, और इसका प्रतिरोध कितना है? R3। अब क्या होगा देखो, इसमें धारा कितनी बह रही है? इसमें धारा माना हमने I1 बह रही है, और इसमें धारा कितनी बह रही है? I2 बह रही है। तो ये धारा यहां से जा रही होगी, I1 एंड I2, ठीक है। अब आपको बताइए यहां से कितनी धारा आ रही होगी? अभी तो देखा हमने जितनी यहाँ पे धारा आग कौन कौन सी धारा रही है, देखो ये आ रही है और ये आ रही है, तो यहाँ से कौन सी जा रही होगी? इनके योग के बराबर ही तो जा रही होगी ना। तो इसमें कौन सी धारा जाएगी? I1 प्लस I2। इसमें कौन सी जा रही है? देखो किरचॉफ का नियम, यहाँ पे ये डिसाइड नहीं करना कि ये कौन सा किस तरह का डायग्राम है, कैसा भी डायग्राम है, कैसा भी डायग्राम है। आपको तो कोई भी बंद एक पास उठाओगे, मतलब पूरा एक सर्किट उठाओगे, तो वहां पे उसने बोला है कि इनका क्या होता है, ये बोला है कि क्या करो यहाँ पे आई और आर, आई और आर, आई और आर का मतलब जिस प्रतिरोध में से जो धारा जा रही है उनकी गुणा करो, उस सबको जोड़ दो। मतलब सर्किट कोई सा भी ले रहे हो आप बंद, जैसे मान लिया कि मैंने पहले ये सर्किट ले लिया, कौन सा सर्किट ले लिया? ये सर्किट ले लिया। यहां पे देखो
ये वाला सर्किट ले लिया, राइट। देखो ये यहाँ पे ये सर्किट ले लिया, ये वाला। अब यहाँ पे देखो E1 है और यहाँ पे E2 है। यहाँ पे कितना R1 है और यहाँ पे R2 है। इसमें I1 और I2। तो जिस सर्किट को लेते हैं उससे मतलब होता है, दूसरे वाले सर्किट से मतलब नहीं होता। तो कोई सा भी सर्किट ले लो, तो उसमें जितने भी क्या है, जितने भी I और R हैं उनकी सबकी मल्टीप्लाई करो और जोड़ दो, और फिर उसके बाद जितने भी क्या है विद्युत वाहक बल हैं उनको सबको जोड़ दो। तो इनका योग, इन ये जो आते हैं दोनों क्या आते हैं, एक दूसरे के बराबर आते हैं। एग्जाम्पल देखो इससे करने वाले। अब यहाँ पे क्या होगा, इससे कौन सी धारा जा रही है, यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर धाराएं टच होती है, क्योंकि यहाँ पे जुड़ भी सकता है और घट भी सकता है। धाराएं अगर टच हो रही है, जैसे वहां पे बताया था मैंने, धाराएं अगर टच हो रही है आमने सामने से आके इस तरह से, तो घटाएंगे। और धाराएं एक ही दिशा में जा रही है तो जोड़ेंगे। धाराएं वो वहां पे भी तो सिखाया था ना मैंने, एक दिशा में जा रही थी दोनों धाराएं तो क्या कर रहे थे हम, जोड़ रहे थे। अगर विपरीत दिशा में जा रही है तो, और यहाँ पे एक रूल और समझ लेना, अगर क्या ये सेलें कैसे लगी है, कैसे लगी है, समांतर क्रम में। तो यहाँ पे ये और देख लेना, अगर दोनों की धाराएं टच हो रही है ऐसे करके, तब भी क्या होगा, घटेगा। अब देखो ये धारा ये आई, अगर इन दोनों को देखो तो ये ऐसे आई, अगर इसे ऐसे ले जाओगे तो दोनों क्या होंगे एक दूसरे से, देखो ऐसे करके टच होंगी ना, टच होंगे एक दूसरे से आमने सामने, तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, घटेंगे। क्या होंगे, घटेंगे। तो यहाँ पे टोटल विद्युत भागफल कैसे आएगा, घट के आएगा, E2 माइनस E1। बात समझ आ रही है। ये आप उसी रूल से करेंगे जैसे वहां पे देखा था, अगर दोनों सेलें एक दूसरे की हेल्प कर रही है तो जोड़ोगे, और विपरीत काम कर रही है तो घटाओगे। ठीक ठीक है। इसका मीन्स होता है यहाँ पे आपको सेल का फाइनली विद्युत भागफल लेना है, जैसे वहां पे ले रहे थे, सिखाया था ना मैंने पहले, बिल्कुल सेम। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी ऐसे ही लेना है। अगर एक साइड है तो क्या करोगे आप, आई और आर की मल्टीप्लाई करके जोड़ दोगे, विपरीत साइड है तो घटा दोगे। इतना सिंपल सा रूल है। यहाँ पे देखो इनकी दोनों की धाराएं क्या हो रही है, आपको पता है टच हो रही है, क्या हो रही है, टच हो रही है, तो क्या करोगे, घटाओगे। टच हो रही है तो क्या करोगे, घटाओगे। देखो क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, लेकिन ध्यान रखना जिस प्रतिरोध में जो धारा है उससे मल्टीप्लाई करनी है। जैसे R1 में कौन सी धारा जा रही है, I1, तो R1 से किसकी मल्टीप्लाई करनी है, I1 की। अब हमारे पास एक R2 में कौन सी जा रही है, I2, तो इनकी उसी से मल्टीप्लाई करनी है जिसमें, जिस प्रतिरोध में जो धारा जा रही है। लेकिन यहाँ पे ये डिसाइड करना होता है कि जोड़े या घटाएं, जोड़े या घटाएं। तो देखो धारा क्या है, विपरीत साइड में दोनों की, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, घटाएंगे। तो ये रूल्स होता है किसी भी बंद पाथ के लिए, किसी भी बंद पाथ के लिए क्या कर सकते हैं, रूल लगा सकते हैं, कोई भी हो। जैसे एग्जाम में कैसे भी बना के दे दे, आपको आई निकालनी है, ई निकालनी है, कुछ भी निकालना, तो आप ये वाला रूल पुट कर सकते हैं। ध्यान रखना सबसे मोस्टली होता है, क्योंकि ये इस तरह से थोड़ी पूछता है एग्जाम में। कोई सर्किट बना के दे दिया आपको, पूछा कि सर्किट में बताइए धारा कितनी होगी, ये सर्किट में बताइए प्रतिरोध कितना होगा, तो उसके लिए होता है आपको ये नहीं पता होनी चाहिए कि, बस आपको तो ये पता होनी चाहिए जो भी बंद पास आप ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो भी बंद पास आप ले रहे हैं उसमें क्या करना, इस रूल को अप्लाई करना आना चाहिए, चाहे वो पास कैसा भी हो, कैसा भी हो। जैसे ऐसे मान लो ऐसे बना दिया उसने, ऐसे बना दिया, एक बात बताइए मुझे, ऐसे बना दिया, लो ऐसे बना दिया, आर है ना, आर बना दिया। ये क्या कर दिया, देखो यहाँ पे आपको मतलब नहीं है कि क्या है, E1 E2 E3, ये हो गया, और यहाँ पे आई हो गई। ठीक है, यहाँ पे ना आई इस साइड बना दो, इस साइड आई हो गई। इसमें लगा सकते हो आप, किसी में भी लगा सकते हो। क्या करना है आपको, देखो ये क्या, तीनों एक साइड काम कर रही है, तो तीनों ये क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगे। जैसे देखो एग्जांपल बता रही हूँ, कैसे भी लगा सकते हो, इसको मोस्टली फोकस करना है, इसके क्वेश्चन भी करके जाने आपको। देखो जैसे क्या होगा, तीनों एक साइड है तो क्या हो जाएंगी, आपको पता है ना, इस साइड ये आएंगी, अब जुड़ के आएंगी या घट के आएंगी, ये हमें सीखना है, मैंने पहले कॉन्सेप्ट में बताया था। तो यहाँ पे तो तीनों एक साइड है, एक साइड काम कर रही है, तो तीनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगी। E1 E2 प्लस E3 ऐड हो गई। अब आपको पता है आई और आर तो एक ही है यहाँ पे, तो आर की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, लो सिंपल सी कौन, किसी में भी लगा सकते हो आप, ये तरीका आना चाहिए बस, नो टेंशन, हो गया ना। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, लमसम हर साल इससे पूछा जाता है, लमसम हर साल पूछा जाता है। ठीक है, अच्छे से करना है इसको। बस एक और बचा है हमारा, कौन सा, एक कॉन्सेप्ट और बचा फाइनली, बस उसे कराने के बाद चैप्टर क्लोज हो जाएगा। अब देखो आप कौन सा टॉपिक करने वाले हैं हम, वेट स्टोन सेतु। आप देखो यहाँ पे क्या, इसको करेंगे हम स्टोन सेतु को।
राइट। तो जितने इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है सब मैंने बता दिया। ये कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है वो सब करना है। विद्युत सेतु क्या होता है आपको पता है, 4 प्रतिरोध ऐसे लगे होते हैं। कितने प्रतिरोध? 4 प्रतिरोध ऐसे कुछ लगे होते हैं, ऐसे करके, ठीक है। ये क्या है, माने से P Q R S, ठीक है। इनसे क्या है, एक बैटरी जुड़ी है। क्या जुड़ी है इनसे? बैटरी जुड़ी है। और यहाँ पे क्या है, एक जी लगी है जो धारा बताती है, राइट। अब क्या होगा आपको पता है, इस तरह से धारा जाती है, धारा जाती है ना, तो धारा क्या होती है, धारा फिर यहाँ से आई जा रही, तो आपको पता है दो कन्वर्ट हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना यहाँ पे। माना कि यहाँ पे धारा जाके दो भागों में बढ़ गई, I1 इस साइड चली गई और I2 इस साइड चली गई, ठीक है। यहाँ पे जो होता है इसका विभवांतर क्या होता है, देखो इसे इसे हमने ए माना और इसे हमें बी माना, ठीक है। या ए बी सी डी चारों चारों को चलो ए बी और इसको मैंने सी माना और इसको डी माना, अब तो करेक्ट है। अब देखो ए और बी का विभव क्या होगा, यहाँ पे ए और बी का विभव जो होता है यहाँ पे सेम होता है, ध्यान रखना। यहाँ पे विद्युत भागफल ये, यहाँ पे विभव ए का विभव बराबर होगा बी के विभव के। क्या होगा, ए का विभव बी के विभव के बराबर होगा। इसका मीन्स क्या हुआ, अगर आपको पता है विभव दो बिंदुओं के बराबर है तो उसमें धारा बहती है कि नहीं बहती, धारा बहती है कि नहीं बहती? 1000 बार बताया, धारा कैसे बह जाएगी, विभवांतर होगा तभी तो धारा बहेगी। अरे सैम विभव है तो विभवांतर नहीं है ना, तो धारा कैसे बह जाएगी? तो इसीलिए इसमें धारा नहीं होती। क्या नहीं होती? धारा नहीं होती। अपने वही रूल लगाते हैं। कौन सा रूल लगाते हैं, जो अभी आपने पढ़ा है। कौन सा रूल? जो आपने पढ़ा है, बंद पास का रूल। जब बंद पास का रूल लगाते हैं तो हमारे सामने एक इंटरफेस आता है कि इनकी जो प्रतिरोध है, तो उसमें एक संबंध आता है P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। ये किससे आया, ये किससे आया, ये 12th में मैंने कराया था ना। तो किससे आया ये, हमने बंद पासों में क्या किया था, बंद पासों में क्या किया था, एक बार हमने बंद पास ये ले लिया था ना, है एक बार हमने बंद पास ये ले लिया था, ऐसे करके देखो, एक बार बंद पास ये ले लिया था, एक बार ये ले लिया, दो इक्वेशन बनी थी, दोनों इक्वेशन को फाइनल जब सॉल्व किया तो इस तरह से आया। बात क्लियर है, बात क्लियर है। ध्यान रखना इसमें धारा कब नहीं होगी, जब दोनों का विभव बराबर होगा। अगर दोनों का विभव डिफरेंट होगा तो धारा इसमें भी बहेगी। ये रूल किसका है, संतुलित बीटन सेतु का। संतुलित का मीन्स दोनों यहाँ पे बीच में जब धारा नहीं बहती ना, तो इसको संतुलित स्थिति कहते हैं। संतुलित का मतलब एक का विभव और बी का विभव बराबर होता है, इन दोनों के पॉइंट के बीच विभवांतर नहीं होता। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है ना। ये हो गया। अब देखो सवाल इससे कैसे पूछे जाते हैं, अगर माइंड से सोचो तो ये क्या है, माइंड से सोचो तो ये क्या है, ये जो किरचॉफ का सेकंड रूल है उसी पे डिपेंडेंट है, उसी पे तो डिपेंडेंट है, वही रूल लग रहे हैं इसमें, वही रेगुलेशन लग रहे हैं, तो उसी पे डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे देखो, अब अगर मैं पूछूं यहाँ पे, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे आपको पता है 3 का प्रतिरोध दे रखा है, क्या किया, जैसे मान लो यहाँ पे 3 का प्रतिरोध दे रखा है, उसने क्या किया हुआ है, समझ में आ रहा है, समझने की कोशिश करना। यहाँ पे इसका दे रखा है, इसका दे रखा है, इसका दे रखा है, इसका उसने डिफाइन करा है, किसका, उसका नहीं है, एस का नहीं है, डिफाइन करा है। तो आप कर सकते हैं ना डिफाइन, क्या कर दोगे, देखो पी कितना आपके पास 2, पी और क्यू कितना आपके पास 5 है, आर कितना आपके पास, आर कितना आपके पास 4 है, और एस क्या करना है, डिफाइन करना है। तो सीधी बात है, यहाँ पे इक्वेशन में रखेंगे, आप इक्वेशन में रखेंगे, सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे दिक्कत ही नहीं है। बात समझ आ रही है ना। देखो लगता है कैसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये पूछ लिया उसने, कर देंगे आप सब। कभी कभी एक क्वेश्चन मैंने देखा काफी बार पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे क्या करता है कि इसका रेशियो है, रेशियो तो आप बता सकते हैं ना, आप बता सकते हैं पी क्यू का, अगर पी और क्यू का रेशियो बताए तो आप आर एस का रेशियो तो बता ही सकते हैं, सीधी बात है, क्योंकि रेशियो अनुपात बराबर ही रहता है ना इनका। या कोई भी एक अगर प्रतिरोध नहीं दिया तो आप इस इक्वेशन की हेल्प लेके निकाल सकते हैं, निकाल सकते हो ना। एक टाइप के क्वेश्चन तो ये होते हैं। दूसरे जनरली पूछ लेता है बी का विभव ए के विभव के बारे में, आपको पता है अगर विभव बराबर होगा तो सीधी बात है ये संतुलित बीटन सेतु कहलाता है, और धारा इसमें नहीं बहती। अगर संतुलित नहीं होगा तो धारा इसमें भी बहेगी। ये भी पॉइंट समझ आ गया। दूसरा क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछता है इससे, वो इस टाइप के, ध्यान रखना इस पे बीटन सेतु पे किरचॉफ का सेकंड रूल लगाना आना चाहिए। अगर वो लगाना आता है तो इसके क्वेश्चन नहीं बचेंगे, समझ आ गया।
तो सेकंड रूल इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक टाइप के सवाल क्वेश्चन समझ आ गए। दूसरा ऐसा करता है कभी कभी, वो ऐसा करता है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी देता है वो, जैसे यहाँ पे कर दिया, राइट, यहाँ पे देखो इसका प्रतिरोध उसने बता दिया और एक इससे ऐसे जोड़ दिया, जोड़ा, देखो इनके प्रतिरोध बता दिया, इसकी बोला उसने 2, इसका भी बोला उसने 4, कुछ भी बोला, देखो इसका रेशियो सेम रहेगा, रेशियो इसको सेम रहेगा। मैं तो एग्जांपल करा रही हूँ, यहाँ पे रेशियो ऊपर नीचे भी हो सकता है, नहीं बात समझ आई, मैं यहाँ पे रेशियो लेके नहीं करा रही हूँ, मैं समझाने के लिए ओनली एग्जांपल करा रही हूँ। लेकिन यहाँ पे ऐसे प्रतिरोध लिए जाएंगे जिसका रेशियो बराबर आएगा, ये भी बात माइंड में सेट रखना, मैं यहाँ पे एग्जांपल बेस करा रही हूँ, नहीं बात समझ में आई। हाँ, रेशियो सेम आना चाहिए दोनों का, इस साइड का इस साइड का, एग्जांपल बेस करा रही हूँ मैं। तो यहाँ पे कितना होगा 2 4, यहाँ पे 6 हो गया, हमारे यहाँ पे 2 हो गया। तो यहाँ पे उसने प्रतिरोध दे दिया, अब उसने पूछा कि इसका प्रतिरोध बताइए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब पूछना चाहता है तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेता है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको पता है यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, देखो कंफ्यूज करने के लिए, क्या यहाँ पे क्या दे रखा है आपका, P दे रखा है 2 दे रखा है ना, R कितना दे रखा है 4 देखो दे रखा है ना, S कितना दे रखा है आपके पास 6। अब देखो यहां पे क्या किसकी जगह दे रखा है, ये किसकी जगह दे रखा है, आर की जगह, क्यू की जगह दे रखा है। तो क्यू का क्या करोगे आप, यहां से आपको पता है ये दोनों काय में लगे हुए हैं, देखो ध्यान से, जब एक ही डायरेक्ट जुड़े होते हैं तो किस कौन से क्रम में होते हैं, समांतर क्रम में, कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। तो क्या करोगे आप, इसको सोल्व करोगे पहले, इसका फाइनली क्या आएगा 1/r, ऐसे निकालोगे ना फाइनली 1/r, तो क्या आएगा 1/2 प्लस के आर, ये आएगा ना। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सी बात है, सॉल्व करना आपको आता है, समझदार बच्चे आप, ऐसे करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके ऊपर 2r आ जाएगा ना, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, आपको पता है इसका मल्टीप्लाई होगा 2, यहाँ पे 2 प्लस आर, यही तो आ जाएगा ना, क्योंकि आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऊपर मत जाएगा, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है ये क्या है, क्योंकि जगह उसमें ये लिखा 2 प्लस आर, बात समझ आ रही है। अब क्या करोगे, अब आप फॉर्मूले पे जाओगे, रख दोगे वैल्यू को, फॉर्मूले में रख दो वैल्यू। अब देखो P कितना है अपना 2 है, Q कितना है अपना 2r अपॉन 2 प्लस आर, ये है ना, इक्वल, यहां पे देखो क्या है r कितना अपना 4, और क्या है अपना s कितना अपना 6, बात समझ आ रही है। अब आप इसको इधर इस साइड कर दो, इनको इस साइड ले आओ, अब तो सॉल्व ही करना है बस। अब देखो क्या करेंगे हम इसको इस साइड लेके जाएंगे, तो और यहाँ पे क्या पूरा पार्ट यहाँ पे ले आएंगे हम, पूरा पार्ट, क्योंकि हम तो ऐसा करेंगे जो सॉल्व में आसान पड़े, तो अब हमें सॉल्व में आसान पड़ेगा, अब आसान पड़ेगा ना, बताओ मुझे, आसान पड़ेगा ना, क्योंकि हम पूरे को इधर लेंगे। अब आपको पता है ये इसके नीचे 1 मानोगे आप, ऊपर वाले के नीचे 1 मानोगे ना, क्योंकि जो इससे कंपेयर करते हैं लॉन्ग लेंथ। अब आपको पता है अकेला कौन है, 2 है ना, उस पे क्या है डिनोमिनेटर नहीं है, तो 1 इसके नीचे मानोगे 2 के, तो ये कहां पे जाएगा, ये और ये 1 पे, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, नीचे कितना हो गया 4 बराबर 2r और 2 प्लस आर। अब तो सॉल्व कर लोगे, 4 से कितना हो गया 12, तो कितना आ गया अपना, कितना आ गया, आपको पता है, अब तो मैं ऐसे लिख दूं ना 3 बराबर 2r और 2 प्लस आर। अब क्या करोगे, आड़ी 1 से करोगे, ये तो ये रहेगा, इसकी गुणा गुणा करोगे तो क्या आएगा 3 दूनी 6 प्लस के कितना हो गया 3r बराबर कितना हो गया, बराबर कितना हो गया 2r, सी बात है। तो ऐसे करके डिफाइन करना है। यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 6 हो गया, वहां पे कितना होगा, ये 6 हो गया ना, इधर लेके जाओगे तो क्या होगा 2r माइनस के 3r, तो क्या बचा हमारा यहाँ पे माइनस के 1r ना, ठीक है, जो भी वैल्यू बचेगी यहाँ पे बच जाएगी। लेकिन मैंने ध्यान रखना कि मैंने बोला कि मैंने यहाँ पे क्या है आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए करा है, एग्जांपल अपने साइड से लिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये डिसाइड नहीं किया कि इसका रेशियो क्या आता है, तो मैंने तो आपको सिखाने के लिए आपको ऐसे सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो निगेटिव साइन आया, निगेटिव साइन आया ना, प्रतिरोध में निगेटिव साइन नहीं आता ना, वो क्यों आया है समझ रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने डायरेक्टली आपको सिखाने के लिए लिया है क्वेश्चन, ना कि उसका रेशियो देख के लिया है। आपको तो कुछ भी करने का तरीका आपका यही रहेगा, समझ आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका समझ आ गया होगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन से, इंपॉर्टेंट अब तो पता चल गया, वेट एंड सी टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैलो का जो क्रम करता है वो उदाहरण निकलवाता है, इंपॉर्टेंट है, और किरचॉफ का सेकंड रूल इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कितने रूल्स है इसमें, 3, सैलो का क्रम, किरचॉफ का सेकंड रूल्स और वेट एंड सी टू।
ठीक है, तीनों पे अच्छे क्वेश्चन करना। और हमारा चैप्टर क्या हो गया, क्लोज हो गया। हम इसको आज यहीं पे क्लोज करते हैं कि जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे और कॉन्सेप्ट थे सब मैंने बता दिए।